हाँ जी बेटा, गुड इवनिंग। हाँ जी बच्चों, हमारा टॉपिक चल रहा था वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। और आज की क्लास में बेटा हमने करना है फैक्टर्स अफेक्टिंग द नीड ऑफ वर्किंग कैपिटल। किसी भी बिजनेस के अंदर बेटा जो वर्किंग कैपिटल की नीड है वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। ठीक है, कुछ फैक्टर ऐसे हो सकते हैं जिससे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट आपकी ज़्यादा हो सकती है। कुछ फैक्टर्स बेटा ऐसे भी होंगे जिनकी वजह से आपकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम भी हो सकती है। तो वो सारे फैक्टर्स बेटा आज हमने डिस्कस करने हैं जो वर्किंग कैपिटल की नीड को अफेक्ट करते हैं इन ए बिजनेस। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को बेटा कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहला फैक्टर जो वर्किंग कैपिटल की नीड को अफेक्ट करता है वो है बेटा नेचर ऑफ बिजनेस। अब ध्यान से समझिएगा, नेचर ऑफ बिजनेस, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को बेटा हम ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। हाँ जी बेटा, 3 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं बेटा? ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑपरेटिंग। ट्रेडिंग बेटा कौन सी होती हैं? जो सेल एंड परचेज का बिजनेस करती हैं। ऐसा कोई भी बिजनेस जिसमें रेडीमेड गुड्स, फिनिश्ड गुड्स को पहले परचेज किया जाता है और फिर उसको सेल करके प्रॉफिट कमाए जाते हैं, उसको बेटा बोलते हैं ट्रेडिंग कंसर्न। मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन बेटा कौन से होते हैं? जो किस में इन्वॉल्व होते हैं? प्रोडक्शन एक्टिविटी में, या ये कह सकते हो कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड। ऐसा कोई भी कंसर्न या ऐसा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड में बेटा कन्वर्ट करने का काम करता हो, उसे हम कौन सा ऑर्गेनाइजेशन बोलेंगे? मैन्युफैक्चरिंग। और ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग ऑर्गेनाइजेशन बेटा कौन से होते हैं? हु प्रोवाइड सर्विसेज। हाँ जी बेटा, जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो इन तीनों ऑर्गेनाइजेशन में बेटा हम डिस्कस करेंगे वर्किंग कैपिटल की नीड किस में बेटा ज़्यादा होती है, किस में कम होती है। तो सबसे पहले हम बेटा चर्चा करते हैं ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन की। ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन कौन से होते हैं बेटा? जो सेल एंड परचेज या परचेज एंड सेल का बिजनेस करते हैं। ठीक है, अब इसकी भी बेटा मैं 2 कैटेगरी बना रहा हूँ। ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन की भी बेटा आगे 2 कैटेगरीज हैं। हाँ जी बेटा, हाँ जी बेटा, एक तो स्मॉल और एक बेटा लार्ज। ठीक है बेटा, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का जो बिजनेस है, बिजनेस का जो स्केल है, हाँ जी बेटा, वो स्मॉल स्केल बिजनेस भी हो सकता है, लार्ज स्केल बिजनेस भी हो सकता है। ठीक है, आप इमेजिन करके देखो, एक तो बेटा कोई डिपार्टमेंटल स्टोर है। ठीक है, एक डिपार्टमेंटल स्टोर है और एक सिंपल कोई रिटेल शॉप है। तो किसके अंदर वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी? किसको ज़्यादा स्टॉक मेंटेन करके रखना पड़ेगा? हाँ जी बेटा, ज़्यादा स्टॉक किसे मेंटेन करना है? ठीक है, इसका स्टॉक भी बेटा ज़्यादा होगा और इसका डेटर्स के अंदर पैसा भी ज़्यादा लगेगा। डेटर्स में भी ज़्यादा पैसा ब्लॉक होगा क्योंकि इसकी क्रेडिट सेल ज़्यादा होगी, तो इसकी वर्किंग कैपिटल की नीड भी बेटा ज़्यादा होगी। जबकि स्मॉल बिजनेस, ठीक है, अगर कोई बेटा रिटेलर है जो स्मॉल स्केल पे बिजनेस चला रहा है, तो स्मॉल स्केल बिजनेस के अंदर वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी क्या होगी? कम। क्योंकि उन्हें इन्वेंट्री का जो लेवल है वो कम लेवल मेंटेन करके रखना है। ठीक है, और इनकी बेटा सेल्स भी क्या होगी? कम। सेल्स कम होंगी तो बेटा इनके डेटर्स भी कम होंगे। ठीक है, तो उस वजह से वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। अच्छा, दूसरी तरफ अगर हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन की, हाँ जी बेटा, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, इसके अंदर बेटा इनका जो ऑपरेटिंग साइकिल है। अच्छा, एक बात और बतानी थी, जो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है उनका बेटा ऑपरेटिंग साइकिल अभी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा हुआ है। ऑपरेटिंग साइकिल ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का बेटा ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है? कम डेज का होता है। तो इसकी इसीलिए वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी बेटा क्या होगी? कम। इसको आप ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं एग्जाम में। और मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑपरेटिंग साइकिल होता है उसकी बेटा 5 स्टेजेस मैंने बताई थी। 5 स्टेजेस कौन सी? कैश को बेटा रॉ मटेरियल में कन्वर्ट किया जाता है, रॉ मटेरियल से बेटा फिर वर्क इन प्रोग्रेस से फिनिश्ड गुड से बेटा फिर क्या होगा? सेल हो गए, क्या बनेंगे? डेटर्स, और डेटर से फिर पैसा रिकवर होगा इन द फॉर्म ऑफ कैश। तो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस जो होते हैं, हाँ जी बेटा, इनका जो ऑपरेटिंग साइकिल है इसकी कितनी स्टेजेस होती हैं? 5 स्टेजेस। इसकी बेटा मैंने लिखवाई थी 3 स्टेजेस। तो क्योंकि इनका ऑपरेटिंग साइकिल बेटा क्या होता है? बड़ा होता है,
तो इनकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी क्या होगी, ज़्यादा। जिसका बेटा ऑपरेटिंग साइकिल जितना बड़ा होता है, उसको उतनी ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। रीज़न बीइंग, ऑपरेटिंग साइकिल बड़ा होने का मतलब क्या है? ऑपरेटिंग साइकिल बड़ा होने का मतलब है आपका पैसा बेटा ब्लॉक हो गया। किस में ब्लॉक हो गया? स्टॉक के अंदर, रॉ मटेरियल के अंदर, फिनिश्ड गुड के अंदर, डेटर्स के अंदर। तो जब बेटा आपका पैसा लंबे समय के लिए ब्लॉक हो जाता है, बट दूसरी तरफ आपको अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, बिज़नेस को चलाने के लिए जो खर्चे होते हैं, उनकी पेमेंट करनी पड़ती है। आपको अपने वर्कर को सैलरी देनी है, आपको अपने सप्लायर को रॉ मटेरियल की पेमेंट करनी है, आपको बिजली का बिल पे करना है, पानी का बिल चुकाना है, ठीक है जी, बिल्डिंग का किराया पे करना है। उन सब कामों के लिए बेटा आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप वेट नहीं कर सकते कि डेटर से जब मेरा पैसा आएगा या जब मेरा स्टॉक बिकेगा दुकान में रखा हुआ तभी मैं पेमेंट करूँगा। अगर आप अपने वर्कर को ये कहेंगे अगर आप अपने वर्कर को ये कहेंगे कि मैं आपकी सैलरी तब दूँगा जब मेरा जिन लोगों को मैंने उधार माल बेचा हुआ है उनसे पैसा रिकवर हो जाने दो, तो कोई भी वर्कर बेटा आपकी फैक्ट्री में काम नहीं करेगा। ठीक है जी? तो कहने का मतलब ये है, आपको बेटा ऑपरेटिंग साइकिल के दौरान अपने बिज़नेस ऑपरेशंस कंटिन्यू रखने हैं और उन बिज़नेस ऑपरेशंस को कंटिन्यू रखने के लिए बहुत सारे खर्चे करने पड़ेंगे। उन खर्चों के लिए बेटा आपको वर्किंग कैपिटल चाहिए। ठीक है? चलिए, अब आ जाइए सर्विस प्रोवाइडिंग। ऐसे ऑर्गेनाइज़ेशन बेटा जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। सर्विस प्रोवाइड करने वाले ऑर्गेनाइजेशन में बेटा वो बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है, अलग अलग टाइप के बिजनेस। जैसे यहाँ मैं 2-3 एग्जांपल बताता हूँ आपको सर्विस प्रोवाइडिंग में। आप इमेजिन करो, एक होटल है। एक होटल या रेस्टोरेंट बिजनेस के अंदर वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट का हमें पता लगाना है कि कम वर्किंग कैपिटल चाहिए या ज़्यादा। तो मुझे एक बात बताओ। हाँ जी बेटा, होटल बिजनेस की जो डीलिंग है, हाँ जी बेटा, होटल बिजनेस की मोस्टली डीलिंग भैया बताओ, कैश डीलिंग होती है या क्रेडिट डीलिंग डीलिंग होती है? हाँ जी बेटा, कैश डीलिंग होती है। तो जिस बिज़नेस के अंदर कैश डीलिंग होगी, क्रेडिट डीलिंग नहीं है, ठीक है बेटा? और इनको इन्वेंटरी भी कोई ज़्यादा मेंटेन नहीं रखनी पड़ती, तो इसीलिए इनको बेटा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होगी इनकी? कम होगी, ठीक है? क्योंकि इनकी मोस्टली जो सेल्स है सर्विस को प्रोवाइड करने की, वो बेटा कैश होती है, ठीक है? ऐसे ही मान लेते हैं बेटा कोई जो पब्लिक यूटिलिटीज़ ऑर्गेनाइज़ेशन है, पब्लिक यूटिलिटीज़ का मतलब, हाँ जी बेटा, पब्लिक यूटिलिटीज़। पब्लिक यूटिलिटीज़ क्या होती हैं? हाँ जी बेटा, जैसे आपके घर पे जो इलेक्ट्रिसिटी है बेटा, या वाटर है, ऐसी संस्थाएँ जो आपको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करती हैं या वाटर सप्लाई करती हैं या गैस की सुविधा प्रदान करती हैं, इनकी डीलिंग बताओ, इन ऑर्गेनाइज़ेशंस की डीलिंग कैश में होती है, क्रेडिट में? हाँ जी बेटा, इनकी डीलिंग्स भी किस में होती है? कैश में। तो जिन ऑर्गेनाइज़ेशन की डीलिंग कैश में हो रही है, उनको अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के लिए अलग से वर्किंग कैपिटल मेंटेन करने की बेटा कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है? क्योंकि उनका सारा काम ही कैश में है। एक तरफ से कैश का इनफ्लो हो रहा है, तो और दूसरी तरफ से वो अपने खर्चों की पेमेंट करते जा रहे हैं। ठीक है? तो ऐसे ऑर्गेनाइज़ेशन जहाँ पे डीलिंग कैश में हो, वहाँ वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बेटा बहुत कम होती है। ठीक है? आप इमेजिन करके देखो, एक किराने की दुकान चलाने वाला, एक केमिस्ट। किराने की दुकान वाले की बेटा डीलिंग क्या होती है ज़्यादा? क्रेडिट। और केमिस्ट की शॉप की डीलिंग मोस्टली क्या होती है? कैश में होती है। तो एक केमिस्ट के लिए वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बेटा क्या होगी? कम होगी इन कंपैरिजन टू ग्रोसरी मर्चेंट। चलिए, अब हम बात करते हैं तीसरा। हाँ जी बेटा, एक और ले लेते हैं हम एग्ज़ाम्पल। हाँ जी बेटा, होटल्स हो गए, पब्लिक यूटिलिटीज़। अब बेटा मैं बात करता हूँ फाइनेंशियल, ठीक है? जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के केस में, इनको बेटा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। हाँ जी बेटा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को बेटा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। क्यों होती है बेटा? ध्यान से सुनो। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का सबसे ज़्यादा पैसा ब्लॉक रहता है डेट। इन्वेंट्री तो बेटा इनको मेंटेन करनी नहीं है। सुनो ध्यान से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को कोई स्टॉक तो मेंटेन करना नहीं पड़ता। एक बैंक है, बैंक को स्टॉक क्या मेंटेन करना है, ठीक है? एक इंश्योरेंस कंपनी है, उसको स्टॉक मेंटेन करने की बेटा क्या ज़रूरत है? इनको तो ये तो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को इन्वेंट्री तो मेंटेन करनी नहीं है, फिर इनको वर्किंग कैपिटल की ज़्यादा ज़रूरत क्यों है? अब सुनो ध्यान से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का पैसा किस में ब्लॉक रहता है? डेटर्स में। एक बैंक के बारे में सोच के देखो, एक बैंक ने, हाँ जी बेटा,
एक बैंक ने पब्लिक को क्या दे रखे हैं, लोन दे रखे हैं, ध्यान से सुनना। एक बैंक ने पब्लिक को लोन दे रखे हैं। बैंक का काम ही यही होता है, लोगों का पैसा एज ए डिपॉजिट एक्सेप्ट करना। जिन लोगों के पास सरप्लस मनी घर पे पड़ी है, वो अपना पैसा डिपॉजिट करवा देते हैं बैंक में, ठीक है। और बैंक जो नीडी पर्सन्स होते हैं, जिनको पैसे की जरूरत है, उनको क्या प्रोवाइड करता है, लोन, ठीक है। बैंक पैसा अपने पास नहीं रखता, लोन के रूप में आगे उसको इन्वेस्ट कर देता है, ठीक है। अब जब हम लोन देंगे बेटा, सुनो जी, जब बैंक नीडी पर्सन्स को लोन देगा, तो लोन जिनको दिया गया है वो बेटा बैंक के क्या हैं, वो बेटा बैंक के डेटर्स हैं। बैंक ने उनसे पैसे लेने हैं, तो बैंक के लिए वो बेटा क्या हो गए, डेटर्स हो गए। अब वो बेटा लोन डूब भी सकता है, कल को वो लोन बेड डेट्स भी हो सकता है, ठीक है जी। और उस लोन की रिकवरी में टाइम भी लगेगा, ठीक है। लोन ऐसा तो है नहीं, बैंक शॉर्ट टर्म लोन भी देता है, लॉन्ग टर्म भी लोन भी देता है, कई कई सालों के लिए। तो बैंक को बेटा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। बैंक ने अपने स्टाफ की सैलरी देनी है, बैंक ने इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी पे करना है, तो उसके लिए बेटा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी या नहीं होगी, बिल्कुल होगी। क्योंकि बैंक का सारा पैसा तो कहाँ पे ब्लॉक है, लोन में ब्लॉक है। लोन का मतलब डेटर्स में ब्लॉक हो गया, ठीक है। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को वर्किंग कैपिटल में बेटा ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है, ठीक है। इनकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। रीज़न मैंने आपको बता दिया, इनका पैसा डेटर में ब्लॉक होता है, और उसकी वजह से बेटा इनके जो ऑपरेटिंग खर्चे हैं, उन ऑपरेटिंग खर्चों की पेमेंट करने के लिए इनको वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। तो अलग-अलग ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर बेटा वर्किंग कैपिटल की नीड अलग-अलग होती है, ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं, यहाँ तक आई थिंक क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट है साइज ऑफ बिजनेस। साइज का मतलब बेटा क्या होता है, सुनिए ध्यान से। साइज का मतलब बेटा है स्केल ऑफ ऑपरेशन। साइज मीन्स स्केल ऑफ ऑपरेशंस। हाँ जी बेटा, आप एक बात बताइए, एक बिजनेस है जो स्मॉल स्केल बिजनेस है, एक बिजनेस है बेटा लार्ज स्केल, ठीक है। एक स्मॉल स्केल बिजनेस है और एक लार्ज स्केल है। जैसे ये देखिए, एक बेटा रिटेल शॉप है, ठीक है, और एक बेटा आपकी बिग बाजार है। हाँ जी बेटा, देखिए, एक तो बेटा आपका ये स्मॉल स्केल बिजनेस है। स्मॉल स्केल का मतलब एक रिटेल शॉप कह लीजिए आप, रिटेल शॉप, ठीक है बेटा। एक बेटा आपका ये लार्ज स्केल बिजनेस है, ठीक है। जैसे रिलायंस बिग बाजार हो गया, इजी डे हो गया, ये बेटा लार्ज स्केल बिजनेस है। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए, जो स्मॉल स्केल बिजनेस है उसके अंदर बेटा इन्वेंट्री की रिक्वायरमेंट, अगर मैं इन्वेंट्री की बात करूं, हाँ जी बेटा, यहाँ लिख लेता हूँ मैं, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री की रिक्वायरमेंट बेटा इसमें क्या होगी, इन्वेंट्री के अंदर जो इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी इसको कम करनी पड़ेगी, क्योंकि इसका स्मॉल स्केल बिजनेस है, ठीक है। इसकी बेटा सेल, इसकी सेल बेटा कम होगी, सेल कम होगी तो इसके डेटर्स भी कम होंगे। हाँ जी बेटा, इन्वेंट्री में, इन्वेंट्री कह लो या स्टॉक, स्टॉक में इसकी इन्वेस्टमेंट कम है, डेटर्स में इसकी इन्वेस्टमेंट कम है। दूसरी तरफ अगर हम बिग बाजार की बात करें, तो बिग बाजार वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स में डील करता है। इसके बेटा प्रोडक्ट्स की वैरायटी ज़्यादा है, इसको तरह तरह की इन्वेंट्री रखनी पड़ेगी। इसमें जो स्टॉक है, अगर हम स्टॉक की बात करें, स्टॉक के अंदर बेटा इन्वेस्टमेंट क्या होगी, ज़्यादा होगी। स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी, और साथ में बेटा इनकी सेल, सेल बताओ, स्मॉल स्केल बिजनेस के कंपैरिजन में तो बेटा इनकी सेल बहुत ज़्यादा होती है, तो इनके डेटर्स भी ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो क्योंकि इनको स्टॉक का हायर लेवल मेंटेन करके रखना है, इनके डेटर्स भी ज़्यादा होंगे, तो बेटा इनकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होगी, ठीक है, इनके ऑपरेशनल एक्सपेंसेस को मीट अप करने के लिए, ठीक है। और क्योंकि इनका जो साइकिल है, ट्रेडिंग साइकिल, वो बेटा बड़ा होगा, ऑपरेटिंग साइकिल बड़ा होगा, तो इनकी वर्किंग कैपिटल की नीड भी ज़्यादा होगी। जबकि अगर हम स्मॉल स्केल बिजनेस के अंदर ऑपरेटिंग साइकिल स्मॉल होगा, तो इसकी वर्किंग कैपिटल की नीड भी क्या होगी, कम होगी, ठीक है बेटा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बेटा, थर्ड फैक्टर पे आ जाइए। दो फैक्टर्स बेटा हमारे हो गए। थर्ड फैक्टर बेटा क्या है, मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन साइकिल। हाँ जी बेटा, सबसे पहली बात तो मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन साइकिल क्या होता है बेटा।
प्रोडक्शन साइकिल का मतलब होता है टाइम गैप या टाइम ड्यूरेशन रिक्वायर्ड फॉर कन्वर्जन कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड। हाँ जी बेटा, रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करने में बेटा जो टाइम लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? मैन्युफैक्चरिंग साइकिल। अगर आप ध्यान से देखें तो मैन्युफैक्चरिंग साइकिल बेटा एक पार्ट है ऑपरेटिंग साइकिल का। ऑपरेटिंग साइकिल मैंने आपको पढ़ाया है, उसी का तो एक हिस्सा है। कैसे है देखो। हाँ जी बेटा, इसको हम समझते हैं कैसे उसका एक हिस्सा है ये। जैसे आप देखिए, ऑपरेटिंग साइकिल में मैंने क्या बताया था? सबसे पहले बेटा हमारे पास कैश होगा। कैश से हम क्या परचेज करते हैं? रॉ मटेरियल। ठीक है, रॉ मटेरियल को बेटा हम प्रोसेसिंग में डालेंगे, वर्क इन प्रोग्रेस, सेमी फिनिश्ड गुड बनेंगी। और वर्क इन प्रोग्रेस से बेटा हमारी क्या बनेंगी? फिनिश्ड गुड। और फिनिश्ड गुड से बेटा आपके क्या बनेंगे? डेटर्स। और डेटर्स से बेटा फिर आपको कैश रिकवर होगा। ये हमारा ऑपरेटिंग साइकिल था इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो ये बेटा जो ऑपरेटिंग साइकिल है, ये तो पूरा कंप्लीट ऑपरेटिंग साइकिल हो गया। इसका फॉर्मूला मैंने लिखवाया था आपको। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसको कैलकुलेट करने का R प्लस डब्ल्यू प्लस एफ प्लस डी माइनस सी। ठीक है, तो ये नेट ऑपरेटिंग साइकिल का फॉर्मूला है। बट इसके अंदर जो पहली 3 स्टेजेस है बेटा, अगर सिर्फ हम पहली 3 स्टेजेस को ऐड करें, पहली 3 स्टेजेस का मतलब कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड, सिर्फ यहाँ तक की अगर हम बात करें, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? मैन्युफैक्चरिंग साइकिल। मैन्युफैक्चरिंग साइकिल अगर आपको पूछा जाए, हाँ जी बेटा यहाँ मैं लिख देता हूँ, मैन्युफैक्चरिंग साइकिल पूछा जाए या प्रोडक्शन साइकिल या कन्वर्जन साइकिल। ठीक है, कन्वर्जन का मतलब रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करना। तो रो R प्लस डब्ल्यू प्लस एफ को हम ऐड कर देंगे, तो उससे बेटा हमारा यानी कि यहाँ से लेकर इस स्टेज से लेकर और बेटा यहाँ तक, ठीक है, फिनिश्ड गुड तक, ये जो स्टेजेस हैं ये हमारी क्या कहलाती हैं? मैन्युफैक्चरिंग साइकिल। अब मुझे एक बात बताओ, मैन्युफैक्चरिंग साइकिल बेटा अगर कम होगा, मैन्युफैक्चरिंग साइकिल कम होगा तो ओवरऑल ऑपरेटिंग साइकिल भी छोटा होगा। ठीक है, क्योंकि ऑपरेटिंग साइकिल मैन्युफैक्चरिंग साइकिल से ही बना है ना, तो मैन्युफैक्चरिंग साइकिल इज ए पार्ट, ऊपर मैंने लिखवाया। तो मैन्युफैक्चरिंग साइकिल जितना छोटा होगा ऑपरेटिंग साइकिल भी छोटा होगा। ऑपरेटिंग साइकिल छोटा होगा तो वर्किंग कैपिटल की नीड भी कम होगी। ठीक है, जिन बिजनेसमैन का मैन्युफैक्चरिंग साइकिल यानी कि रॉ मटेरियल प्रोडक्शन में फास्टली कन्वर्ट हो जाता है, फिनिश्ड गुड में जल्दी कन्वर्ट हो जाता है, जल्दी बन जाती हैं, उनकी बेटा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। और जिन ऐसे बिजनेस होते हैं जिनमें, हाँ जी बेटा, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस लेंथी होता है, लेंथी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में मैन्युफैक्चरिंग साइकिल बड़ा होगा तो ऑपरेटिंग साइकिल भी बड़ा होगा, तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होगी। ठीक है, आप इमेजिन करके देखो, एक एक फ्लोर मिल है। ठीक है, एक तो बेटा फ्लोर मिल है, एक बेकरी है और एक बेटा डिस्टिलरी है। हाँ जी बेटा, फ्लोर, बेकरी और डिस्टिलरी। अगर मैं फ्लोर मिल की बात करूँ, एक फ्लोर मिल है, आटा मिल। आटा मिल ने तो बेटा क्या करना है? सिंपल, गेहूं को पीसना है, वीट को पीस के और आटा तैयार करना है। ठीक है, इनका मैन्युफैक्चरिंग साइकिल बताओ, इसका मैन्युफैक्चरिंग साइकिल लेंथी होगा या स्मॉल होगा? मैन्युफैक्चरिंग साइकिल बेटा इनका स्मॉल है, ऑपरेटिंग साइकिल भी स्मॉल होगा, तो इनकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी स्मॉल होगी। एक बेकरी है, चलो इस पे आ जाते हैं, पहले बेकरी पे। बेकरी में बेटा जो मैन्युफैक्चरिंग साइकिल है और ऑपरेटिंग साइकिल और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करें, एक बेकरी का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस फ्लोर मिल की तुलना में बेटा क्या होगा? लेंथी होगा। ठीक है, फ्लोर मिल की तुलना में बेकरी का जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो लेंथी होगा। इसको मैं लिख देता हूँ मॉडरेट, यानी कि मीडियम होगा। हाँ जी बेटा, यहाँ मैं वर्ड यूज़ कर लेता हूँ एम, मीडियम। ठीक है, ये मीडियम होगा तो ऑपरेटिंग साइकिल भी मीडियम होगा और वर्किंग कैपिटल भी बेटा फिर मीडियम ही चाहिए। मॉडरेट कह लो या मीडियम, एम का मतलब बेटा है मॉडरेट कह लीजिए या मीडियम कह लीजिए। और अगर तीसरी तरफ बेटा अगर मैं बात करूँ डिस्टिलरी की, डिस्टिलरी होता है वाइन बनाने की फैक्ट्री। ठीक है जी, वाइन फैक्ट्री जो होती है
हाँ जी बेटा, उसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बेटा क्या होगा बताओ, लेंथी होगा, ऑपरेटिंग साइकिल भी बड़ा होगा, तो वर्किंग कैपिटल की नीड भी बेटा क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, तो कहने का मतलब बेटा अलग अलग बिजनेस जो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस है उनका सभी का प्रोडक्शन साइकिल उसका पीरियड बेटा अलग अलग हो सकता है। ठीक है, वो अफेक्ट करेगा ऑपरेटिंग साइकिल को, और ऑपरेटिंग साइकिल अफेक्ट करेगा बेटा वर्किंग कैपिटल की नीड को। क्लियर है बेटा? इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हो एग्जाम के अंदर। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस रॉ मटेरियल टू फिनिश्ड गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाइए। फोर्थ फैक्टर हमारा है बेटा बिजनेस साइकिल। हाँ जी बेटा, बिजनेस साइकिल बेटा क्या होते हैं? बिजनेस साइकिल, या इसको बेटा इसका दूसरा नाम क्या है, ट्रेड साइकिल। बिजनेस साइकिल का बेटा दूसरा नाम है ट्रेड साइकिल्स। हाँ जी बेटा, ध्यान से सुनिए। ट्रेड साइकिल बेटा ये दिखाया हुआ है इस फिगर में। कोई भी बिजनेस जब स्टार्ट किया जाता है इनिशियली बेटा वो धीरे धीरे पहले क्या करेगा, ग्रो करेगा, ग्रोइंग स्टेज पे। ग्रोइंग के बाद बेटा धीरे धीरे जब वो बिजनेस ग्रो करेगा, एक टाइम ऐसा आएगा जब बेटा वो अपने बूम पे होगा। बूम का मतलब पीक पे, जब उसकी सेल क्या हो जाएगी, मैक्सिमम, यानी कि जितना बेटा उसने ग्रो करना था वो ग्रो कर चुका। ठीक है, बूम के बाद बेटा फिर क्या आता है, रिसेशन। रिसेशन का मतलब क्या होता है, डिक्लाइनिंग। रिसेशन का मतलब डिक्लाइनिंग स्टेज। हाँ जी बेटा, बूम पीरियड, बूम पीरियड के बाद फिर क्या आता है, रिसेशन। रिसेशन का मतलब होता है जब किसी प्रोडक्ट की सेल गिरनी शुरू हो जाए, कम होनी शुरू हो जाए, तो उसको बेटा डिक्लाइनिंग स्टेज या रिसेशन पीरियड बोलते हैं। और जब रिसेशन रिसेशन अपनी चरम सीमा पे पहुंच जाए, हाँ जी बेटा, रिसेशन अपनी चरम सीमा तक नीचे गिर जाए, इसको डिप्रेशन बोलते हैं। डिप्रेशन का मतलब होता है एक्सट्रीम रिसेशन, एक्सट्रीम रिसेशन। ठीक है, रिसेशन तो होता है डिक्लाइनिंग ट्रेंड। अब जब डिक्लाइन भी पूरी तरह से मैक्सिमम जितना नीचे आना था वो आप आ चुके हो, तो वो डिप्रेशन है। ठीक है जी, और फिर बेटा रिकवरी, फिर रिकवरी के बाद बूम, फिर ऐसे ही ये साइकिल चलता रहेगा। तो ऐसे साइकिल को बेटा हम क्या बोलते हैं, ट्रेड साइकिल। अब ध्यान से सुनिए, जब बूम पीरियड होता है, हाँ जी बेटा बूम पीरियड, बूम पीरियड के अंदर बेटा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होगी बताओ। हाँ जी बेटा, जो हमारा बूम पीरियड है, बूम पीरियड के अंदर वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कैसी होगी? बूम पीरियड के अंदर मुझे एक बात बताओ, आपकी जो सेल्स हैं बूम पीरियड के अंदर सेल्स ज़्यादा होंगी। ठीक है, ज़्यादा सेल्स का लेवल मेंटेन करने के लिए आपको स्टॉक का लेवल ज़्यादा मेंटेन करके रखना पड़ेगा, स्टॉक के अंदर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, आपके बेटा डेटर्स भी ज़्यादा होंगे। ठीक है, जब आप बूम पीरियड में, जब बेटा बूम पीरियड चल रहा है तो उस केस में आप उधार माल बेचोगे तो आपके बेटा डेटर्स भी बढ़ेंगे। ठीक, और ये सारी चीज़ें वर्किंग कैपिटल की नीड को बढ़ाएंगी। जबकि रिसेशन पीरियड में, हाँ जी बेटा, रिसेशन पीरियड में अगर मैं रिसेशन की बात करूं, ठीक है, तो रिसेशन में बेटा क्या होगा बताओ। रिसेशन कंडीशन में जो आपकी सेल सेल बेटा कम हो चुकी है, सेल कम है तो स्टॉक इन्वेंट्री का कम लेवल मेंटेन करके रखना है, और आपकी सेल घट गई तो इसका मतलब आपके डेटर भी कम हो गए, और डेटर कम हो गए तो बेटा वर्किंग कैपिटल की नीड भी आपकी कम हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि वर्किंग कैपिटल की जरूरत किस लिए होती है, वर्किंग कैपिटल की जरूरत होती है टू मेक द इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट्स, और करंट एसेट बेटा आपकी कम हो गई, स्टॉक भी कम हो गया, डेटर भी कम हो गए, और नो डाउट डिप्रेशन पीरियड में आपके जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं बिजनेस के वो भी बेटा कम हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि बूम पीरियड में जब आपकी सेल ज़्यादा होती है तो आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी ज़्यादा होंगे, आपने अपना स्टाफ भी ज़्यादा रखा होगा। ठीक है, आपका जो बिल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, वो भी बेटा ज़्यादा आएंगे। बट रिसेशन पीरियड में ये सारी चीज़ें कम हो जाती हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी कम हो जाते हैं, तो आपकी वर्किंग कैपिटल की नीड भी कम हो जाएगी।
ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट फैक्टर हमारा कौन सा है? नेक्स्ट है बेटा क्रेडिट पॉलिसी। हाँ जी बेटा, क्रेडिट पॉलिसी बेटा क्या होता है, सुनिए ध्यान से। क्रेडिट पॉलिसी का मतलब है आपकी कस्टमर को उधार माल बेचने की नीति। सुनो जी, अलाउइंग द क्रेडिट सेल टू कस्टमर्स, कस्टमर को उधार माल भेजना। अब बेटा ध्यान से सुनिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वर्किंग कैपिटल की जो नीड को अफेक्ट करने के लिए। देखिए, सबसे पहली बात तो आपको ये समझनी होगी, क्रेडिट पॉलिसी किस पे डिपेंड करती है? उधार माल बेचने की जो नीति है आपकी, वो इंडस्ट्री प्रैक्टिस पे। इंडस्ट्री प्रैक्टिस का मतलब बेटा अलग अलग बिजनेस के अंदर अलग अलग प्रैक्टिस होती है। कोई बिजनेस तो उधार माल बेचना पसंद करता है, कोई बिजनेसमैन ऐसा हो सकता है जहाँ पे कोई, या कोई इंडस्ट्री ऐसी हो सकती है जहाँ पर उधार माल बेचने की प्रैक्टिस ना हो। ठीक है, अगर हम बात करें एक रिटेल बिजनेस की, रिटेल बिजनेस में बेटा बताओ जरा, उधार माल बेचने की प्रैक्टिस कम होती है ज़्यादा? एक रिटेल बिजनेस में, रिटेल बिजनेस के अंदर बेटा उधार माल बेचने की प्रैक्टिस कम होती है। रीज़न क्या है? रिटेल बिजनेस के अंदर जो कस्टमर होता है, कस्टमर को कोई लार्ज अमाउंट की पेमेंट तो करनी नहीं। रिटेल कस्टमर है तो जो भी सामान खरीदेगा पेमेंट का अमाउंट भी स्मॉल होगा। तो वहाँ पे उधार की बजाय बेटा नगद नगद का प्रचलन ज़्यादा होता है, कैश की प्रैक्टिस ज़्यादा होती है। तो जहाँ पे कैश की प्रैक्टिस होगी, ठीक है, वहाँ बेटा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। ठीक है, क्योंकि आप अपने कस्टमर को नगद माल बेच रहे हैं। नगद माल बेचेंगे तो नगद माल बेचोगे तो बेटा आपके आपकी बैड डेट्स की संभावनाएं तो ना के बराबर, बैड डेट्स की संभावनाएं तो बिल्कुल है ही नहीं जब आप नगद माल बेच रहे हो। तो उस केस में आपको बेटा वर्किंग कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है वो कम होगी। जबकि जो होलसेल बिजनेस होता है, हाँ जी बेटा इसको हम देखिए, सबसे पहले मैं रिटेल इंडस्ट्री की बेटा बात कर रहा हूँ। रिटेल इंडस्ट्री में क्या प्रैक्टिस होती है? रिटेल इंडस्ट्री वाले जो बेटा जो टाइट क्रेडिट पॉलिसी, तब टाइट का मतलब क्या होता है? हाँ जी बेटा, टाइट का मतलब होता है उधार माल कम बेचने की नीति। ठीक है, जब हम गिने चुने कस्टमर को उधार सामान बेचते हैं। टाइट क्रेडिट पॉलिसी का मतलब है टू सेल द गुड्स ऑन क्रेडिट टू फ्यू कस्टमर्स और सेलेक्टेड कस्टमर्स। ठीक है बेटा, तो आप एक बात समझिए, जब क्रेडिट सेल बेटा आपकी कम होगी, ठीक है, क्रेडिट सेल कम होने से क्या होगा? आपके बेटा डेटर्स कम होंगे। ठीक है जी, अगर आपकी क्रेडिट पॉलिसी टाइट है तो क्रेडिट सेल कम होगी, क्रेडिट सेल बेटा डेटर्स कम होंगे। ठीक है, आपकी कैश सेल ज़्यादा है तो उस केस में वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बेटा क्या होगी? हाँ जी बेटा, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट हमारी कम होगी, क्योंकि आपका मोस्टली पैसा बेटा कहाँ से आ जाता है? कैश सेल से आ जाता है। तो आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की पेमेंट करने की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो वर्किंग कैपिटल की नीड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। ठीक है, और दूसरी बात, जब आप टाइट क्रेडिट पॉलिसी अपनाते हैं, ठीक है, सेलेक्टेड कस्टमर को उधार, तो आपको स्टॉक का कम लेवल मेंटेन करके रखना पड़ेगा, क्योंकि आपकी सेल बेटा कम हो जाएगी। देखो सिंपल सी बात है, जब आप कस्टमर को उधार माल बेचते ही नहीं हो तो उस केस में आपके कस्टमर बढ़ेंगे घटेंगे? कस्टमर घटेंगे, यानी कि आपकी सेल कम होगी। जब सेल कम होगी तो इन्वेंट्री जो स्टॉक है, स्टॉक का आपको ज़्यादा लेवल मेंटेन करके रखना पड़ेगा या कम? कम मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर अगर आप उधार माल भी आप बेचते हो तो उस केस में वो कस्टमर जो इस वजह से आपकी दुकान पे नहीं आते थे कि आप उधार माल नहीं बेचते, वो भी आने शुरू हो जाएँगे। ठीक है? तो उससे आपकी सेल बढ़ेगी तो आपको इन्वेंट्री का ज़्यादा लेवल मेंटेन करके रखना पड़ेगा। ठीक है? तो वो तो होगा लिबरल लिबरल क्रेडिट। अभी टाइट की बात करें, टाइट क्रेडिट पॉलिसी में जब आप अपने सेलेक्टेड कस्टमर को उधार माल देते हो, तो उस केस में आपकी सेल कम होगी, आपको स्टॉक में कम इन्वेस्टमेंट करनी है, डेटर्स में कम इन्वेस्टमेंट करनी है, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। ठीक है? और दूसरी तरफ अगर हम बात करें होलसेल होलसेल इंडस्ट्री में, होलसेल इंडस्ट्री में बेटा क्या होता है? ठीक है, होलसेल इंडस्ट्री में बेटा क्रेडिट पॉलिसी होती है लिबरल। लिबरल का मतलब होता है उदार नीति।
टाइट को बोलते हैं कठोर नीति हिंदी में, ठीक है। यदि आपने उधार माल बेचने के लिए कैसी नीति अपनाई हुई है? उदार नीति अपनाई हुई है, यानी कि आपने अपने बिजनेस के बाहर बोर्ड लगवाया हुआ है कि जो भी कस्टमर उधार सामान खरीदना चाहता है उसका भी स्वागत है। जनरली होलसेल इंडस्ट्री में, ध्यान से सुनिए, होलसेल इंडस्ट्री में, क्योंकि बेटा इसमें जो ट्रांजैक्शंस होती हैं, होलसेल इंडस्ट्री में जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस होंगी, आप एक बात बताइए, वो लार्ज अमाउंट की होगी, स्मॉल अमाउंट की होगी? इसमें तो बेटा स्मॉल अमाउंट की ट्रांजैक्शंस थी, ठीक है। इसमें लार्ज अमाउंट की ट्रांजैक्शंस हैं, ठीक है। अब मान लीजिए आपने 2 लाख का सामान खरीद लिया। हाँ जी बेटा, 2 लाख का सामान आपके पास कोई कस्टमर खरीदने के लिए आया, तो आपका होलसेल बिजनेस है, तो आप उसको ये थोड़ी कहोगे भाई मेरे को अभी कैश दे, क्योंकि 2 लाख बेटा अमाउंट बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। तो होलसेल इंडस्ट्री में बेटा आपकी मजबूरी हो जाती है, उधार पे माल बेचना आपकी मजबूरी है, ठीक है। तो उधार पे जब बेटा आप माल बेचोगे, तो नो डाउट आपकी जो सेल बढ़ेगी, क्रेडिट सेल्स, ठीक है। क्रेडिट सेल बढ़ेगी, तो आपको बेटा उस हिसाब से स्टॉक का लेवल भी मेंटेन करना है। सेल अगर बढ़ती है, क्रेडिट सेल बढ़ेगी तो टोटल सेल भी बढ़ेगी, नो डाउट। टोटल सेल बढ़ेगी तो इन्वेंट्री का ज़्यादा लेवल मेंटेन करके रखना पड़ेगा, और बेटा जब उधर से आपके डेटर्स डेटर्स भी बेटा ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी बेटा क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो क्रेडिट पॉलिसी जो है वो 3 चीज़ों पे मेनली डिपेंड करती है: इंडस्ट्री प्रैक्टिस, मार्केट कंडीशंस। मार्केट कंडीशंस का मतलब बेटा कई बार कंपटीशन की वजह से हमें उधार माल बेचना हमारी मजबूरी हो जाती है। मेरा जो पड़ोसी है, मेरा जो कॉम्पिटिटर है, वो बेटा उधार माल बेच रहा है, तो मुझे भी मजबूरी में उधार माल बेचना पड़ेगा, अदरवाइज़ मेरे कस्टमर की संख्या घट जाएगी, ठीक है जी। तो मार्केट कंडीशंस जो हैं, मार्केट कंडीशंस कह लो या डिग्री ऑफ कंपटीशन, कंपटीशन की वजह से बेटा मेरे को ऐसा मजबूरी में करना पड़ सकता है। और एक बेटा मैनेजमेंट एटीट्यूड कह लो या ओनर ओनर एटीट्यूड। जो मैनेजमेंट का एटीट्यूड है वो भी बड़ा डिपेंड करता है। कुछ किसी बिजनेस का जो मैनेजमेंट या ओनर हो सकता है वो क्रेडिट सेल में बिलीव ही ना करता हो, ठीक है जी। क्रेडिट सेल में वो बेटा बिलीव ही नहीं करता। उसने अपनी दुकान पे बेटा बोर्ड लगवाया हुआ है, उधार मांग कर शर्मिंदा ना करें, या नो नगद ना तेरा उधार, कई तरह के बेटा स्लोगन्स होते हैं, जैसे ये देखिए, ठीक है। तो मैनेजमेंट का जो एटीट्यूड है बेटा वो भी निर्भर करता है। यदि ऐसा बिजनेसमैन है जिसका एटीट्यूड सिर्फ किसका है? कैश सेल का, उधार माल वो बेचना ही नहीं चाहता, तो वहाँ पे बेटा आपकी जो सेल है, सेल कम होगी, ठीक है। वो इसका मतलब टाइट क्रेडिट पॉलिसी होगी। तो मैनेजमेंट का जो एटीट्यूड है वो भी बहुत कुछ वर्किंग कैपिटल की नीड को अफेक्ट करता है, ठीक है। मैनेजमेंट का एटीट्यूड बेटा दो तरह से का हो सकता है, टाइट क्रेडिट पॉलिसी का भी हो सकता है और लिबरल क्रेडिट पॉलिसी। चलिए, आई थिंक क्लियर है। हाँ जी बेटा, आगे बढ़ते हैं। ये बेटा हमारा फिफ्थ पॉइंट हो गया। अब आ जाओ बेटा सिक्स पॉइंट पे। सिक्स पॉइंट बेटा हमारा क्या है? अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट फ्रॉम सप्लायर। सप्लायर बेटा कौन होते हैं, पहले तो ये बताओ। सप्लायर बेटा जिनसे आप क्या परचेज करते हो? परचेज रॉ मटेरियल, ठीक है, और फिनिश्ड गुड, ठीक है। जिससे भी आप रॉ मटेरियल खरीदते हैं या फिनिश्ड गुड खरीदते हैं वो आपका सप्लायर है। क्रेडिट का मतलब क्या है? उधार, ठीक है। आपके सप्लायर जिनसे आप रॉ मटेरियल खरीदते हो या फिनिश्ड गुड खरीदते हो, और वो आप पेमेंट चुकाने के लिए बेटा आपको कुछ समय देते होंगे, 2 महीने का या 3 महीने का जो समय देते हैं, उसको बोलते हैं क्रेडिट पीरियड अलाउड बाय सप्लायर, ठीक है बेटा। उसको बोलते हैं क्रेडिट पीरियड अलाउड बाय सप्लायर। तो क्रेडिट पीरियड जो अलाउड बाय सप्लायर है वो भी वर्किंग कैपिटल की नीड को अफेक्ट करेगा। कैसे अफेक्ट करता है बेटा, ध्यान से सुनो। देखो, दो केसेस हो सकते हैं। पहला केस बेटा क्या है कि जो क्रेडिट पीरियड आपको सप्लायर से मिला,
सप्लायर का मतलब जिनसे आपने उधार माल खरीदा। मान लीजिए जिससे मैंने उधार माल खरीदा है, वो बेटा मेरे को 2 महीने का समय देता है पेमेंट करने के लिए, ठीक है? और जिसको मैंने उधार माल बेचा है, कस्टमर, ठीक है? उसको मैं टाइम देता हूँ बेटा कितने महीने का? 1 मंथ का। जिससे मैंने लेने हैं, उसको तो मैं 1 महीने का समय दे रहा हूँ, और जिसको मैंने देने हैं, उसने मेरे को बेटा टाइम कितना दिया हुआ है? 2 मंथ्स का। कहने का मतलब मेरा कस्टमर से पैसा जल्दी कलेक्ट हो रहा है, यानी कि मेरे जो इनफ्लोज़ हैं, कैश का इनफ्लो, मेरा बेटा जो कैश का इनफ्लो है फर्स्ट केस में, ठीक है? इसको फर्स्ट केस कर देते हैं, इसको सेकंड। अभी मैं फर्स्ट केस की बात कर रहा हूँ। फर्स्ट केस में बेटा जो मेरा कैश का इनफ्लो होगा, वो ज़्यादा होगा, किससे? आउटफ्लो से। सिंपल सी बात है, आप अपने डेटर से जल्दी पैसा कलेक्ट कर रहे हो, क्योंकि आपने उनको समय 1 महीने का दिया हुआ है, और सप्लायर को आपको पेमेंट करनी है कब? 2 महीने के बाद। तो इसका मतलब इनफ्लो आपके ज़्यादा हो रहे हैं कंपैरिजन टू आउटफ्लो। तो यहाँ बेटा आपकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होगी? कम होगी। आपके जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की पेमेंट करने में आपको दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि आपके इनफ्लो ज़्यादा हैं आउटफ्लो के कंपैरिजन में। और दूसरा केस, यदि आपने अपने कस्टमर को, अगर हम इसका रिवर्स कर दें, यहाँ पे बेटा 1 मंथ कर दूँ मैं, ठीक है? मेरे सप्लायर जिनसे मैं उधार माल खरीदता हूँ, वो मुझे 1 महीने का टाइम देते हैं पेमेंट करने के लिए। परंतु जिनको मैं उधार माल बेचता हूँ, यानी कि मेरे डेटर्स, उनको मैं 2 महीने की उधार पे माल बेच रहा हूँ। हाँ जी बेटा, जिनसे मैंने पैसा लेना है, उनको तो मैं 2 महीने का समय दे रहा हूँ, और जिसको मैंने पेमेंट करनी है, उसको बेटा मैं केवल 1 महीने के बाद ही मुझे पेमेंट करनी है। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे बेटा जो मेरा कैश का जो इनफ्लो है, हाँ जी बेटा, वो कम होगा कंपैरिजन टू आउटफ्लो, ठीक है? कैश का आउटफ्लो बेटा मेरे को 1 मंथ के अंदर करना है। पैसा मेरे पास आ कब रहा है? 2 महीने के अंदर, और मेरे को पेमेंट कब करनी है? 1 मंथ के अंदर। तो ये मेरी वर्किंग कैपिटल की नीड को बढ़ाएगा, इंक्रीज़ करेगा। ठीक है बेटा, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट पॉइंट पे आइए, 7th पॉइंट। हाँ जी बेटा, 7th पॉइंट है बेटा ग्रोइंग एंड स्टेबल फर्म। हाँ जी बेटा, ग्रोइंग फर्म बेटा और स्टेबल फर्म क्या होती है? हाँ जी बेटा, पहले तो हम बात करते हैं एक स्टेबल फर्म की, और फिर बात करेंगे बेटा ग्रोइंग फर्म की। आप बेटा एक बात बताओ मुझे, जो स्टेबल फर्म होगी, स्टेबल फर्म का मतलब जिसके प्रॉफिट्स स्टेबल है, जिसकी अर्निंग स्टेबल है, जिस बिजनेस की अर्निंग बेटा स्टेबल हो, यानी कि अर्निंग बेटा ना तो इंक्रीज हो रही है ना डिक्रीज हो रही है, आके एक जगह रुक गई है, अर्निंग स्टेबल है, ठीक है? और एक होता है ग्रोइंग फर्म, जिसकी अर्निंग बेटा क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। अब मुझे एक बात बताओ, जो स्टेबल फर्म होगी, जिसकी अर्निंग स्टेबल है, उसकी बेटा वर्किंग कैपिटल की नीड कैसी होगी? स्टेबल फर्म की वर्किंग कैपिटल की नीड बेटा क्या होगी? कम होगी। रीज़न क्या है? क्योंकि बेटा उनको जो इन्वेंट्री का जो एक प्रॉपर लेवल मेंटेन करके रखना है, स्टॉक के अंदर उनकी इन्वेस्टमेंट लिमिटेड है, स्टॉक के अंदर उनको लिमिटेड इन्वेस्टमेंट करनी है, ठीक है? और जो उनके डेटर्स हैं बेटा, डेटर्स, क्रेडिट सेल, वो भी बेटा कम होगी कंपैरिजन टू ग्रोइंग फर्म। तो ऐसा बिजनेस जिसकी अर्निंग स्टेबल है, ठीक है? अर्निंग तो बेटा स्टेबल है और खर्चे हमारे एज इट इज़ हैं, तो उस केस में हमारी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बेटा क्या होगी? कम होगी। बट जो ग्रोइंग फर्म है, ग्रोइंग फर्म जो लगातार बेटा ग्रो कर रही है, जिसकी अर्निंग इंक्रीज हो रही है, अर्निंग कब इंक्रीज होती है? अर्निंग बेटा कब इंक्रीज होती है? जब आप अपने बिजनेस का क्या करते हैं? एक्सपेंशन या डाइवर्सिफिकेशन। हाँ जी बेटा, अब ध्यान से सुनिए। अर्न ग्रोइंग दो तरह से होती है। कोई भी बिजनेस जब ग्रोथ करता है, तो ग्रोथ बेटा दो तरह से होती है। ध्यान से सुनो, यहाँ मैं एक मिनट दोबारा से लिख लूँ। ग्रोथ, ग्रोथ बेटा दो तरह से होती है, एक्सपेंशन, और एक क्या होता है? डाइवर्सिफिकेशन।
ये बहुत अच्छी टर्म्स हैं बेटा, दोनों ध्यान से सुनिएगा। एक्सपेंशन क्या होती है? एक्सपेंशन का मतलब होता है बेटा टू इम्प्रूव द, हाँ जी बेटा, टू इम्प्रूव द existing customer base, to improve the existing customer base, हाँ जी बेटा, with the same product, with the same product line, ठीक है। जब आप अपने कस्टमर बेस को बेटा इंक्रीज करते हैं और सेम प्रोडक्ट लाइन, आपकी प्रोडक्ट लाइन वही है, उसको बेटा हम एक्सपेंशन बोलते हैं। डाइवर्सिफिकेशन में क्या होता है? हाँ जी बेटा, डाइवर्सिफिकेशन में आप अपनी सेल को इंक्रीज करने का प्रयास करते हो, टू इंक्रीज द सेल्स। इसमें भी बेटा मेन मोटिव हमारा सेल, इसमें भी मेन मोटिव सेल को इंक्रीज करना है, इसमें भी सेल को इंक्रीज करना है। डिफरेंस क्या है? एक्सपेंशन जो किया जाता है उसमें सेम प्रोडक्ट लाइन को, उसी प्रोडक्ट लाइन का कस्टमर बेस या मार्केट शेयर कह लो, मार्केट शेयर उसको इंप्रूव करने की कोशिश की जाती है। कोई नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता इसमें, ठीक है जी। न्यू प्रोडक्ट लाइन नॉट इंट्रोड्यूस्ड। जबकि जो डाइवर्सिफिकेशन होता है बेटा, उसमें भी हमारा टारगेट तो सेल को इंक्रीज करना है, बट इसके अंदर बाय एडिंग एडिंग द न्यू प्रोडक्ट्स, एडिंग द न्यू प्रोडक्ट लाइन, हाँ जी बेटा, इसमें नए प्रोडक्ट ऐड करेंगे टू द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन में। जो आपकी वर्तमान जो प्रोडक्ट लाइन है उसमें बेटा हम नए नए प्रोडक्ट ऐड करके अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब मुझे एक बात बताओ, एक्सपेंशन और डाइवर्सिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बेटा बताओ किस में ज़्यादा होगी? एक्सपेंशन के केस में वैसे तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट अगर मैं बात करूं स्टेबल फार्म के कंपैरिजन में, स्टेबल फार्म के कंपैरिजन में तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट दोनों में ही बढ़ेगी, एक्सपेंशन करने पे भी और डाइवर्सिटी। क्योंकि जब आप अपने बिजनेस को बेटा एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंड करने से आपको इन्वेंट्री का लेवल, इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री भी आपका इंक्रीज होगा, आपकी सेल बढ़ेगी तो आपके डेटर भी बढ़ेंगे, तो वर्किंग कैपिटल भी बेटा आपकी ज़्यादा ज़रूरत होगी, ठीक है। तो नो डाउट वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत तो दोनों में ही बढ़ेगी। और जब आप अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, डाइवर्सिफाई करने का मतलब, हाँ जी बेटा, आप नए नए प्रोडक्ट्स ऐड कर रहे हैं, तो नए नए प्रोडक्ट्स ऐड करोगे तो बेटा उस केस में आपकी जो एग्जिस्टिंग जो खर्चे थे, एग्जिस्टिंग जो सेल्स फोर्स थी उससे काम नहीं चलेगा, आपको नए वर्कर्स अपॉइंट करने पड़ेंगे, नया ह्यूमन रिसोर्स सेलेक्ट करना पड़ेगा, उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, ठीक है। आपको अपने बिजनेस का जो बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी, उसको भी एक्सपेंड करना पड़ेगा। फिर उस बिल्डिंग, हाँ जी बेटा, उसकी जो मशीनरी है, रॉ मटेरियल भी आपका ज़्यादा यूज़ होगा पहले की तुलना में। डाइवर्सिफिकेशन में आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी बढ़ जाएंगे, तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बेटा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट अगर एक्सपेंशन की बात करें उसमें भी बेटा बढ़ेगी, और डाइवर्सिफिकेशन में तो बेटा बहुत ज़्यादा, वेरी हाई, वेरी हाई रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। और इसमें बेटा इंक्रीज तो बेटा इसमें भी होगी, बट उतनी नहीं जितनी डाइवर्सिफिकेशन के केस में। आप इमेजिन करके देखो, एक बेटा कंपनी है हमारी, हाँ जी बेटा, एक टीवीएस ग्रुप है। टीवीएस ग्रुप सिर्फ और सिर्फ बेटा बाइक्स बनाता है। टीवीएस ग्रुप बेटा सिर्फ बाइक्स बना रहा है, तो उसकी प्रोडक्ट लाइन क्या है? हाँ जी बेटा, उसकी प्रोडक्ट लाइन छोटी है, प्रोडक्ट लाइन स्मॉल है, तो वो एक्सपेंशन तो कर रहा है, अपने नए नए मॉडल्स, बाइक के बेटा नए नए मॉडल्स, ठीक है। टीवीएस विक्टर है, टीवीएस क्लासिक है, ठीक है बेटा, और टीवीएस के और भी बेटा बहुत सारे मॉडल आते हैं, मुझे सभी के नाम ध्यान नहीं है। तो कहने का मतलब, टीवीएस जो है वो सिर्फ किस में डील करता है? बाइक्स के अंदर। तो उसने अपनी प्रोडक्ट लाइन तो बेटा एक ही रखी हुई है, तो हालांकि वो एक्सपेंशन तो कर रहा है, उसी प्रोडक्ट लाइन को इंप्रूव कर रहा है, तो उसकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट तो बढ़ेगी, बट इन कंपैरिजन टू स्टेबल फॉर्म, अगर मैं बात करूं स्टेबल फॉर्म, उसकी तुलना में तो बढ़ेगी, ठीक है। बट अगर मैं डाइवर्सिफाइड फॉर्म की तुलना में बेटा बात करूं तो उस केस में उसकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट उसके कंपैरिजन में कम होगी। अब मैं बात करता हूं बेटा दूसरा ग्रुप। दूसरा ग्रुप बेटा कौन सा है?
एक तो मैंने टीवीएस ग्रुप लिया, एक बेटा ये ग्रुप है, देखो टाटा ग्रुप। टाटा ग्रुप बेटा बहुत बड़ा ग्रुप है, ठीक है। इसने अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई किया हुआ है। टाटा के बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट में हैं। टाटा स्टील है, ठीक है, टाटा कंसल्टेंसी है, ठीक है, वोल्टास, वोल्टास के बेटा जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट आते हैं वो सारे टाटा प्रोडक्ट, वो टाटा का ब्रांड है। टाइटन है, टाइटन वॉचेस, ये टाटा का ब्रांड है। टाटा मोटर्स, ठीक है, टाटा की बेटा अब गाड़ियाँ भी आने लगी हैं, टाटा की मोटर्स जो हैं। अच्छा, टाटा आजकल इंश्योरेंस में भी है, टाटा AIA, टाटा AIG, ठीक है, टाटा AIG जनरल इंश्योरेंस का काम करता है, टाटा AIA जो लाइफ इंश्योरेंस का काम करता है। तो कहने का मतलब बेटा टाटा जो है उसकी जो प्रोडक्ट लाइन है वो बहुत बड़ी है, ठीक है। उसने अपने बिजनेस को बेटा क्या किया हुआ है, डाइवर्सिफाई किया हुआ है, तो उसकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बेटा क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। उसके ऑपरेटिंग खर्चे भी ज़्यादा होंगे, ऑपरेटिंग खर्चे बेटा ज़्यादा होंगे, स्टॉक की रिक्वायरमेंट बेटा इसकी ज़्यादा होगी, डेटर्स डेटर्स बेटा इसके ज़्यादा होंगे, तो वर्किंग कैपिटल की नीड भी ज़्यादा होगी, ठीक है जी। तो अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो इसके अंदर स्टेबल फर्म के अंदर वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या रहती है, स्टेबल। ग्रोइंग फर्म में एक्सपेंशन के केस में वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बेटा कैसी रहेगी, मॉडरेट। और सबसे ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है इन केस ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, आई थिंक सभी चीज़ें क्लियर हैं आपको। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट रहता है प्राइस लेवल चेंजेस। अब बेटा एक बात बताओ, प्राइस लेवल चेंजेस का मतलब क्या होता है। प्राइस लेवल चेंजेस का मतलब होता है जब मार्केट के अंदर जो जनरल प्राइस लेवल है, हाँ जी बेटा, इन्फ्लेशन महंगाई बढ़ जाए, ठीक है, जब चीज़ों के प्राइस बढ़ जाए तो उसे बेटा प्राइस लेवल, नाम से ही क्लियर है, प्राइस लेवल चेंजेस। चेंजेस बेटा दो तरह के हो सकते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज। चेंजेस का मतलब क्या है, यहाँ प्राइस लेवल इंक्रीज भी हो सकता है और प्राइस लेवल डिक्रीज भी हो सकता है। अब आप मुझे एक बात बताओ, जब बेटा किसी चीज़ का प्राइस इंक्रीज होगा, ध्यान से सुनिएगा, अगर प्राइसेस इंक्रीज हो जाते हैं, हाँ जी बेटा, प्राइसेस इंक्रीज होने से बेटा क्या होगा, प्राइसेस इंक्रीज होने से यानी कि महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई तो आपको जो स्टॉक का लेवल जो आप अभी तक मेंटेन करके रखते थे उस स्टॉक के लेवल को, उसी सेम स्टॉक के लेवल को, ध्यान से सुनना, जितना आप दुकान में माल पहले रखते थे माल उतना ही रख रहे हो अभी भी दुकान में, परंतु अब आपको इन्वेस्टमेंट की, पैसे की ज़्यादा ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है, क्योंकि प्राइस लेवल बढ़ गया, प्राइसेस बढ़ गए हैं। तो सेम लेवल ऑफ इन्वेंट्री मेंटेन करने के लिए आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, ठीक है। सपोज करो अपनी दुकान के अंदर सामान रखने के लिए पहले आप 5 लाख इन्वेस्टमेंट करते थे, आपकी दुकान की कैपेसिटी है 5 लाख तक का सामान रखने की, सामान तो अभी भी वही खरीद रहे हो आप, बट अब वो 5 लाख की बजाय आपको 5.5 लाख का मिल रहा है मार्केट से। क्यों, महंगाई बढ़ गई, ठीक है, आपके सप्लायर ने रेट बढ़ा दिए उन चीज़ों के। तो उस केस में बेटा आपकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाएगी। बट हाँ, इस तरह से जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बढ़ती है उसको आप एज इट इज़ मेंटेन रख सकते हो अगर आप अपना अपना भी सेलिंग प्राइस बढ़ा देते हो। यदि आप पीछे से कोई चीज़ महंगी मिल रही है तो अगर आप अपने प्राइसेस को तुरंत इमीडिएटली रिवाइज कर देते हो, ठीक है, रिवाइज का मतलब बढ़ा देते हो अपवर्ड, ठीक। अगर कोई चीज़ बेटा मेरे को पीछे से महंगी मिलेगी तो मैं उसको सेल भी ज़्यादा रेट पे करूँगा। अगर आप ऐसा कर पाने की पोजीशन में हो, कई बार हम ऐसा कर पाने की पोजीशन में नहीं होते, पीछे से रेट बढ़ गए बट आप नहीं बढ़ा पा रहे, तो उस केस में तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। बट पीछे से कोई चीज़ महंगी मिल रही है और आपने अपना सेलिंग प्राइस भी बढ़ा दिया, तो उस केस में आपको बेटा ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, यू विल नॉट फेस ए सीवियर वर्किंग कैपिटल प्रॉब्लम, ठीक है, इन द पीरियड ऑफ राइजिंग प्राइसेस, ठीक है, क्योंकि आपने बढ़ी हुई कॉस्ट को, बढ़े हुए प्राइस लेवल को बेटा, उसके प्रभाव को, उसके इफेक्ट को ख़त्म कर दिया है। किससे ख़त्म कर दिया है, बाय इंक्रीजिंग या बाय रिवाइजिंग योर सेलिंग प्राइसेस। और बेटा इसका उल्टा, अगर हम इसका रिवर्स बात करें, ठीक है, अगर प्राइस लेवल डिक्रीज हो जाता है, अगर महंगाई की बजाय बेटा क्या हो जाता है, अगर प्राइसेस डिक्रीज हो जाते हैं, डिक्रीज प्राइसेस के केस में क्या होगा,
सेम लेवल ऑफ इन्वेंट्री मेंटेन करने के लिए अगर आप पहले 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, तो अब हो सकता है क्योंकि प्राइसेस गिर गए हैं, तो हो सकता है वही 5 लाख रुपए का जो माल है, स्टॉक है, उसको खरीदने में आपके बेटा सिर्फ 4 लाख रुपए खर्च हों। तो इसका मतलब क्या हुआ? आपकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम हो गई। करंट एसेट्स या स्टॉक तो बेटा आप उतना ही मेंटेन कर रहे हो, बट आपकी रिक्वायरमेंट क्या हो गई है? कम हो गई है, ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइसेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बेटा हमारा 8th फैक्टर हो गया। हाँ जी बेटा, अब आगे के चलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। ये बेटा हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इसके बारे में हम डिटेल में बात प्रीवियस लेक्चर बेटा जिसने क्लासेस नहीं देखी हैं वो सेकंड और थर्ड क्लास देख सकता है, ऑपरेटिंग साइकिल से रिलेटेड है। ऑपरेटिंग साइकिल मैंने आपको बताया था, यदि आपका ऑपरेटिंग साइकिल का पीरियड ज़्यादा है और यदि ऑपरेटिंग साइकिल का पीरियड कम है तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट। चलिए, ये बेटा हमारा एक फैक्टर ये भी हो गया। अब आ जाओ बेटा ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। हाँ जी बेटा, ध्यान से सुनिएगा। जो ऑपरेटिंग एफिशिएंसी है बेटा, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी होता क्या है? ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? ऑपरेशन का मतलब आपके बिजनेस की वर्किंग। ऑपरेशन का मतलब बेटा आपके बिजनेस की वर्किंग। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? कार्यकुशलता। यदि यदि आप अपने बिजनेस की वर्किंग को एफिशिएंटली रन कर रहे हो, ठीक है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बेटा ये भी कह सकता हूँ मैं प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। हाँ जी बेटा, अगर मैं इसको एक नाम दूँ, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। हाँ जी बेटा, अगर आप अपने रिसोर्सेज को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं, आप एफिशिएंटली वर्क कर रहे हो, तो उस केस में आपकी वर्किंग कैपिटल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? ध्यान से सुनिए बेटा, जब आप अपने रिसोर्सेज को, अवेलेबल रिसोर्सेज जो कि सीमित हैं, उनको प्रॉपरली यूटिलाइज करोगे। प्रॉपरली यूटिलाइजेशन से बेटा क्या होगा? जैसे आपका रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल है, उसको आप बेटा इस तरीके से यूज़ करते हो कि उसकी वेस्टेज कम से कम हो, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी को आप अपने बिजनेस में इस तरीके से इस्तेमाल करते हो कि इलेक्ट्रिसिटी की वेस्टेज कम से कम हो। इवन आपने सोलर प्लांट भी लगवाया हुआ है, सोलर, आप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की बजाय सोलर इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड है, उस केस में भी आपका खर्चा बेटा रिड्यूस हो जाएगा, आपके रिसोर्सेज बचेंगे। तो जब भी आप अपने रिसोर्सेज को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करेंगे, उस केस में बेटा आपके खर्चे कम होंगे। सिंपल सी बात है, कॉस्ट कम होगी, कॉस्ट कम होगी। दूसरी तरफ बेटा क्वालिटी, क्वालिटी आपकी बढ़ेगी। जब आप अपने रिसोर्सेज को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करोगे, तो आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट बेटा कम आएगी इन कंपैरिजन टू योर कॉम्पिटिटर्स। क्वालिटी आपकी उनसे बेहतर होगी, और उस केस में जो आपके नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं, अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ कस्टमर या सेल, सेल बेटा आपकी बढ़ेगी, ठीक है। सेल बढ़ेगी तो बेटा आपके प्रॉफिट भी बढ़ेंगे। हाँ जी बेटा, सेल बढ़ेगी तो आपके प्रॉफिट्स भी बढ़ेंगे। और जब सेल बढ़ेगी, ध्यान से सुनना, आपकी कॉस्ट कम है, क्वालिटी आपकी अच्छी है दूसरों से, तो प्रॉफिट बेटा आपके इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। तो प्रॉफिट इंक्रीज होने से आपकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बेटा कम होगी। रीज़न बीइंग, आपकी वर्किंग कैपिटल की जो फाइनेंसिंग है वो कहाँ से हो जाएगी? आपके इंटरनल रिसोर्सेज है, जो आपके पास कैश आएगा प्रॉफिट के माध्यम से, आपके पास कैश भी तो अर्न करोगे ना, तो वो बेटा कैश आपकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को कम कर देगा, ठीक है। तो ऑपरेशनल एफिशिएंसी, आप अपने बिजनेस को, हाँ जी बेटा, आपकी सेल भी उतनी जल्दी होगी जब आपकी, बेटा सुनो ध्यान से, एक चीज़ और भी इसमें ऐड कर सकते हो। ऑपरेशनल एफिशिएंसी के केस में आपके जो स्टॉक है, स्टॉक की सेलिंग स्पीड ज़्यादा होगी, आपकी कन्वर्जन स्पीड, रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड बनाने में कम समय लगेगा। क्यों? क्योंकि आपका सारा फोकस है अवेलेबल रिसोर्सेज को आप अच्छे तरीके से यूज़ कर रहे हो, तो आपका जो आर है, रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड, वो कम होगा। आपका बेटा जो क्या था, डब्ल्यू, प्रोसेसिंग पीरियड कम लगेगा। आपके फिनिश्ड गुड का होल्डिंग पीरियड कम होगा, क्योंकि आप आपकी जो स्टॉक है वो फटाफट से सेल हो जाता है।
तो ये सारी बातें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को बेटा कम रिड्यूस करेंगे। ठीक है, रॉ मटेरियल कम हो कि रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड डब्ल्यू कम हो गया, फिनिश्ड गुड का सेलिंग पीरियड कम हो गया, प्रोसेसिंग पीरियड कम हो गया, और उधर से प्रॉफिट आपके बेटा बढ़ रहे हैं। तो इन सब बातों से वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट आपकी कम होगी। और दूसरी तरफ अगर आप अपने रिसोर्सेज पे ध्यान ही नहीं देते, ठीक है, रिसोर्सेज पे ध्यान नहीं दोगे, तो उस केस में वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बेटा बढ़ेगी। पैसा तो आपका आ नहीं रहा जल्दी, आपके बिजनेस में प्रॉफिट कम है, खर्चे आपके बढ़ते जा रहे हैं, अवेलेबल वेस्टेज आपके बिजनेस में ज़्यादा है, तो उस केस में आपको बेटा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होगी। ठीक है, आप इमेजिन करके देखो, आपके बिजनेस के अंदर रॉ मटेरियल वेस्ट हो रहा है, वाटर वेस्ट हो रहा है, बिजली वेस्ट हो रही है, तो आपके खर्चे बढ़ेंगे कम होंगे? कॉस्ट बढ़ेगी। ठीक है, आप अपने वर्कर्स पे ध्यान नहीं देते, कोई वर्कर बैठ के बीड़ी पी रहा है, कोई चाय पी रहा है, आप यही नहीं देख रहे हो काम करता है या नहीं करता, इसका मतलब आपने अपने रिसोर्सेज पे ध्यान ही नहीं दे रहे, तो उससे आपकी कॉस्ट भी बढ़ेगी, क्वालिटी क्वालिटी गिरेगी, सेल कम होगी, प्रॉफिट कम होंगे, और वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बेटा आपकी बढ़ जाएगी ड्यू टू इंक्रीज इन योर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, आई थिंक क्लियर है। तो इसको बेटा थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, देखते हैं इसमें कुछ है। हाँ, इसमें ये लिखा हुआ है क्लियर, ऑपरेशनल एफिशिएंसी के लिए हमें किस किस पे फोकस करना है। इन्वेस्टमेंट इन पीपल, आपको पीपल लोगों में इन्वेस्टमेंट करनी है, मींस आपने अपनी जो सेल्स फोर्स है, जो वर्क फोर्स है, हाँ जी बेटा, उसको बढ़ाना है, उनकी ट्रेनिंग पे खर्चा करना है। ऑपरेशनल एफिशिएंसी कैसे इंप्रूव की जाती है बेटा? आप इन्वेस्टमेंट करोगे, इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, अच्छे अच्छे वर्कर्स अपॉइंट करो, अपनी वर्क फोर्स को बढ़ाओ, ट्रेनिंग दो उनको। अच्छा, प्रोसेसेस, प्रोसेसेस का मतलब अपने प्रोसेसेस को, हाँ जी बेटा, फास्ट बनाओ। प्रोसेसेस को फास्ट कैसे बनाओगे बेटा? टेक्नोलॉजी की हेल्प से नई नई मशीनें लगाओ। अगर कोई मशीन पहले आपने ऐसी लगाई है जो आउटडेटेड हो चुकी है, जो कम वस्तुओं का कम यूनिट बना सकती है, तो आप उसकी जगह पे नई नई मशीन लेकर आओ जो फास्ट प्रोडक्शन कर सकती हो, अच्छा प्रोडक्शन कर सकती हो, बेटर प्रोडक्शन कर सकती हो, और क्वांटिटी भी ज़्यादा बना सकती हो, तो उससे आपकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंप्रूव होगी। ठीक है ना? अच्छा जी, और देखिए बेटा, ऑपरेशनल एफिशिएंसी को, हाँ जी बेटा, देखिए, ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बेटा हम एक तरीके से और समझ सकते हैं। ऑपरेशनल एफिशिएंसी के लिए एक प्रिंसिपल है RRR का। RRR बेटा क्या है? रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल। हाँ जी बेटा, सबसे पहले हम बात करते हैं रिड्यूस की। ठीक है, रिड्यूस का मतलब क्या होता है? यूज लेस ऑफ समथिंग या टू अवॉइड द वेस्टेज। हाँ जी बेटा, वेस्टेज को कम करना। रिड्यूस वर्ड जो है वो किसके लिए यूज किया हुआ है? वेस्टेज के लिए। जैसे अगर मैं बात करूं, हाँ जी बेटा, अगर मैं कमर्शियल पर्पज के लिए बात करूं, तो आप अपने पेपर की वेस्टेज, हाँ जी बेटा, पेपर की वेस्टेज को रोक सकते हो। बिजनेस के अंदर आप पेपर वर्क होता है बहुत सारा, तो पेपर को आप रिड्यूस कर सकते हो। कैसे रिड्यूस कर सकते हो? बाय प्रिंटिंग ऑन द बोथ साइड, दोनों साइड बेटा, पेपर की दोनों तरफ प्रिंटिंग करो। या हाँ जी बेटा, आप वाटर वेस्टेज को रिड्यूस कर सकते हो। जैसे घर में अगर आपको पानी पानी बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है जिसकी आजकल शॉर्टेज है, तो यदि आप उसको, उसकी वेस्टेज रोक सकते हो, जैसे घर में अगर आप टैप से नहाने की बजाय अगर आप शावर से नहाओगे, तो उस केस में शावर का इस्तेमाल करोगे, तो उससे पानी पानी की बेटा जो शॉर्टेज है, ठीक है, पानी की सॉरी वेस्टेज, वो कम होगी। तो उस केस में आपके रिसोर्सेज प्रॉपरली यूटिलाइज होंगे। अच्छा, और क्या है? बिजनेस सेम ऐसे ही बिजनेस के अंदर आप वाटर की शॉर्टेज को, वेस्टेज को रोक सकते हो। ऐसे ही बेटा, हाँ जी, ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रिसिटी की वेस्टेज को आप कैसे इस्तेमाल कर, वैसे कैसे यूज़ कर सकते हो? इलेक्ट्रिसिटी की वेस्टेज को आप कैसे रिड्यूस कर सकते हो? बाय अडॉप्टिंग सोलर एनर्जी। आप अपनी फैक्ट्री के अंदर बेटा सोलर प्लांट लगवाओ। ठीक है, सूर्य की रोशनी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी और आपका बिजनेस सही थे, उससे आपकी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पे जो पैसा खर्च करते हो बेटा, ठीक है, वो आपका सेव हो जाएगा। तो कहने का मतलब आपने रिसोर्सेज को सेव करने की सोचनी है हमेशा, तो उसके लिए जो पहला है वो है रिड्यूस।
उसके बाद आता है दूसरा रीयूज़। रीयूज़ बेटा क्या होता है? किसी भी चीज़ को बार-बार यूज़ करना। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके बिज़नेस के अंदर जो आप सपोज़ करो आपकी फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री के अंदर आप बड़े-बड़े कंटेनर्स यूज़ करते हो। तो कंटेनर्स बेटा आपको कैसे यूज़ करने चाहिए? कंटेनर्स वो यूज़ करने चाहिए, कई कंटेनर्स होते हैं जो बस एक बार यूज़ किया, सिंगल टाइम यूज़ किया, उसके बाद वेस्ट। तो कंटेनर्स ऐसे यूज़ करो जो दोबारा यूज़ किए जा सके, ठीक है? ऐसे कंटेनर्स का इस्तेमाल करना चाहिए जिनको दोबारा से इस्तेमाल किया जा सके। हाँ जी बेटा। एक आता है रिफ़िल, रीयूज़ में रिफ़िल भी आता है। रिफ़िल का मतलब जैसे आपके बिज़नेस के अंदर जो ऑफ़िस वर्क होते हैं, ऑफ़िस सप्लाइज़, जैसे आपके ऑफ़िस में प्रिंटर रखा हुआ है बेटा, तो प्रिंटर की जब इंक खत्म होती है, तो जो इंक कार्ट्रिज होता है उसको रिफ़िल करवाओ। एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ, हम जो पेन यूज़ करते हैं, आजकल हम क्या करते हैं, पेन यूज़ किया, उसका रिफ़िल खत्म हुआ, पेन को ही फेंक देते हैं। जबकि हमें करना क्या चाहिए? हमें उस पेन का रिफ़िल चेंज करना चाहिए या बेटा पेन ही फेंक देना चाहिए? हमें पेन का रिफ़िल चेंज करना चाहिए, तो रीयूज़ हो जाएगा वो पेन, ठीक है ना? तो हमारे रिसोर्सेज़ को हमें छोटी-छोटी बातों से हम अपने रिसोर्सेज़ को सेव कर सकते हैं। तो ऐसे ही हम बिज़नेस में भी कर सकते हैं, बिज़नेस में भी तो स्टेशनरी यूज़ होती है, तो उस स्टेशनरी को, ठीक है, फेंकने की बजाय, वेस्ट समझने की बजाय बेटा उसको रीयूज़ करने के बारे में सोचो, ठीक है? ऐसे नहीं कि प्रिंटर की इंक कार्ट्रिज खत्म हुई और आपने प्रिंटर ही फेंक दिया, उसकी इंक कार्ट्रिज को रिफ़िल करवाओ। ठीक है, आपके पेन पेन अगर आपके वो हो गए हैं, खत्म हो गए हैं, तो उसका रिफ़िल चेंज करवाओ। या फिर भी बेटा सुनो जी, अच्छा एक आपको ध्यान रखना है, फिर भी अगर आपकी बिज़नेस की कोई चीज़ ऐसी है, जो बेटा रीयूज़ नहीं हो सकती, फिर उस केस में आप उसको डोनेट कर दो। जैसे घर में है, घर में हम कपड़े पहनते हैं, अगर मान लीजिए मेरे कपड़े पुराने हो गए, तो पुराने कपड़े आप किसी को दे दो, किसी के काम तो आएँगे ना, रीयूज़ में आएँगे, तो उससे क्या होगा? ठीक है जी, आपको आशीर्वाद मिलेगा। सेम ऐसे ही बिज़नेस में, बिज़नेस के अंदर जो आप एसेट्स यूज़ करते हो बेटा, जैसे फर्नीचर हो गया या कोई ये हो गया, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हो गया। इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जैसे फ्रिज वगैरह है, वो आपके पुराने हो गए हैं, आपको चेंज करना है, तो किसी संस्था को दान दे दो, किसी अनाथ आश्रम को दान दे दो, किसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइज़ेशन को डोनेट कर दो, ठीक है? तो इस तरीके से हमें रिसोर्सेज़ को इस्तेमाल में लाना चाहिए, रीयूज़। उसके बाद बेटा आता है रीसाइकिल। रीसाइकिल का मतलब बेटा क्या होता है? रीसाइकिल का मतलब होता है कोई चीज़ जो वेस्ट हो चुकी है, उसको यूज़फुल चीज़ में कन्वर्ट करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे हमारे मेटल्स, जैसे बहुत सारे मेटल्स ऐसे हैं, बहुत सारी धातुएँ या ग्लासेस, ठीक है? या प्लास्टिक मटेरियल, जो बेटा रीयूज़ किया जा सकता है, रीसाइकिल का मतलब होता है, जो चीज़ बेटा आपकी वेस्टेज है, उसको किसी ऐसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना, ठीक है? किसी नए प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना, जिसका कोई अलग यूज़ हो, ठीक है? जो किसी अलग पर्पज़ के लिए यूज़ किया जा सके। जैसे घर के अंदर आपकी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, न्यूज़पेपर वेस्ट हो जाते हैं या काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप डेकोरेट करके कुछ घर में अपना शोकेस में रख सकते हो, तो वो रीसाइक्लिंग, ठीक है? आपके घर के अंदर प्लास्टिक की बॉटल्स हैं, तो आजकल कई बच्चे बड़े टैलेंटेड होते हैं, वो घर में ही क्रिएटिव, उनका माइंड इतना क्रिएटिव होता है, वो जो वेस्ट प्रोडक्ट है, उससे कोई ना कोई ऐसी चीज़ बना देते हैं, जो यूज़फुल चीज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक ऐसा बिज़नेस में भी हम कर सकते हैं, रीसाइक्लिंग करके, ठीक? और रिफ्यूज़, ये बेटा नया कांसेप्ट है। रिफ्यूज़ का मतलब डू नॉट स्पेंड ऑन अननेसेसरी थिंग। कभी भी ऐसी चीज़ें मत खरीदो जो अननेसेसरी हो, ठीक है? कई बार हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, फिर भी हम खरीद लेते हैं। तो रिफ्यूज़ करना भी सीखो, ठीक है? मेरे पास एक सेल फ़ोन है जो ठीक-ठाक काम कर रहा है, तो मुझे दूसरा सेल फ़ोन खरीदने की क्या ज़रूरत है? ठीक है ना? तो अपने माइंड से कहो, चीज़ों को रिफ्यूज़ करना भी सीखें। तो ये सारी चीज़ें अल्टीमेटली प्रॉपर यूटिलाइज़ेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज़, इन सब चीज़ों से बेटा रिसोर्सेज़ का प्रॉपर, और उससे इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा बेटा सुनो। ये सारी बातें जो मैंने बताई हैं, उसका इफ़ेक्ट किस पे पड़ेगा? एफ़िशिएंसी बेटा आपकी बढ़ेगी, ठीक है? एफ़िशिएंसी बढ़ने से आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ेगी, क्वालिटी बढ़ने से बेटा आपकी कॉस्ट, कॉस्ट क्या होगी? कम,
और कॉस्ट कम होने से बेटा आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, हमारे प्रॉफिट ज़्यादा होंगे, अर्निंग बढ़ेगी। ठीक है, अर्निंग बढ़ेगी तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बेटा हमारी कम हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बेटा, टैक्सेशन पॉलिसी नेक्स्ट है बेटा, टैक्सेशन पॉलिसी। टैक्सेशन पॉलिसी भी बेटा आपकी वर्किंग कैपिटल की नीड को अफेक्ट करता है। इसको हम फटाफट से करते हैं। टैक्स प्लानिंग, जितने अच्छे तरीके से बेटा आप टैक्स प्लानिंग करोगे अपने बिजनेस के अंदर, गवर्नमेंट बेटा बहुत सारे इंसेंटिव देती है। गवर्नमेंट कहती है बैकवर्ड एरिया में इंडस्ट्री लगाओ, हम आपको टैक्स में छूट देंगे, 5 सालों तक आपसे कोई टैक्स नहीं लेंगे। ठीक है, तो गवर्नमेंट बेटा बिजनेसमैन को बहुत सारे इंसेंटिव्स या कंसेशंस प्रोवाइड करती है अंडर वेरियस सेक्शंस। तो उसकी हेल्प लेकर आप अपने टैक्स लायबिलिटी को कम करोगे। टैक्स लायबिलिटी कम होगी तो प्रॉफिटेबिलिटी, आपके बिजनेस के प्रॉफिट बढ़ेंगे, और प्रॉफिट बढ़ने से बेटा आपका बेटा वर्किंग कैपिटल के ऊपर प्रेशर कम पड़ेगा। ठीक है, वर्किंग कैपिटल के ऊपर प्रेशर कम क्यों पड़ेगा? क्योंकि आपके प्रॉफिट इंक्रीज होने से आपके पास कैश प्रॉफिट बढ़ जाएंगे, और कैश प्रॉफिट बढ़ने से बेटा जब आपके पास कैश होता है मीन्स आप अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ईजिली मीट आउट कर सकते हो। आप अपने इन्वेंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास पैसे हैं, तो उससे वर्किंग कैपिटल पे पैसा जो वर्किंग कैपिटल के लिए जो जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा और हमारे खर्चों के लिए। ठीक है, फिर आता है लोअर टैक्स रेट। अगर टैक्स रेट लोअर होंगे, हाँ जी बेटा, अगर हमारे बिजनेस के टैक्स रेट गवर्नमेंट घटा दे, ठीक है, इनकम टैक्स के रेट, जीएसटी के रेट अगर कम हो जाए तो उससे क्या होगा? उससे हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी तो नो डाउट। ठीक है, ठीक है, एडवांस टैक्स प्रोविजन हमारे को पता है कि कुछ बिजनेसमैन ऐसे होते हैं जिनको बेटा एडवांस टैक्स पे करना होता है। जैसे हमने इनकम टैक्स में पढ़ा हुआ है, 10,000 रुपये से ज़्यादा अगर किसी का टैक्स बनता हो पूरे साल का, तो उसको बेटा एडवांस टैक्स पे करना होता है इंस्टॉलमेंट में। तो एडवांस टैक्स अगर किसी को पे करना है इंस्टॉलमेंट में, तो उसकी बेटा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होगी? ज़्यादा होगी, क्योंकि उसको कैश रिक्वायरमेंट है एडवांस टैक्स पे करने के लिए, तो वो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को बढ़ा सकती है। ठीक है जी, एडवांस टैक्स का मतलब प्री पेड टैक्स, और प्री पेड टैक्स इज ए पार्ट ऑफ करंट एसेट्स। ठीक है, तो करंट एसेट्स के अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट बेटा बढ़ गई तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाएगी। चलिए आगे बेटा चलते हैं। हाँ जी बेटा, डेप्रीशिएशन पॉलिसी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, डेप्रीशिएशन पॉलिसी वर्किंग कैपिटल की नीड को कैसे इफेक्ट करता है। यदि बेटा आप हाई डेप्रीशिएशन, यदि आप अपने बुक्स के अंदर फिक्स एसेट पे डेप्रीशिएशन बेटा किस पे लगता है? फिक्स एसेट पे। यदि फिक्स्ड एसेट्स पे डेप्रीशिएशन हायर रेट से चार्ज हो रहा है या हायर अमाउंट आप डेप्रीशिएशन का शो कर रहे हो, तो उससे आपके बिजनेस के प्रॉफिट्स क्या होंगे? लोअर। डेप्रीशिएशन बेटा बिजनेस का खर्चा है, सिंपल सी बात है, डेप्रीशिएशन बिजनेस का खर्चा है। खर्चा है तो बेटा खर्चा ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट्स क्या होंगे? कम। प्रॉफिट कम होंगे तो टैक्स कम देना पड़ेगा। अब टैक्स कम देना पड़ेगा तो आपके कैश प्रॉफिट बेटा बढ़ेंगे। लोअर टैक्सेस से आपके पास जो कैश अवेलेबल कैश प्रॉफिट है वो इंक्रीज होगा। तो उसके बाद आपके पास बेटा वर्किंग कैपिटल के लिए ज़्यादा कंट्रीब्यूशन बचेगा, हायर कंट्रीब्यूशन आप वर्किंग कैपिटल के लिए इजीली कंट्रीब्यूट कर पाएंगे आउट ऑफ योर कैश प्रॉफिट। जैसे इसको बेटा मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। ठीक है, ठीक, देखिए एक बिजनेस है, कोई फार्म ले लो, कंपनी ले लो, कुछ भी बेटा ले लो। हाँ जी बेटा, ध्यान से सुनना। एक बिजनेसमैन है, उसका 10 लाख रुपए का बेटा प्रॉफिट है। ध्यान से सुनिएगा, 10 लाख का बेटा उसको प्रॉफिट हुआ बिफोर चार्जिंग डेप्रीशिएशन एंड टैक्स। डेप्रीशिएशन और टैक्स दिखाने से पहले 10 लाख का प्रॉफिट है। ठीक है, इसको मैं लिख दूं, प्रॉफिट बिफोर डेप्रीशिएशन एंड टैक्स 10 लाख। अब सबसे पहले बेटा डेप्रीशिएशन लेस होता है या टैक्स? डेप्रीशिएशन घटेगा। डेप्रीशिएशन मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि फिक्स एसेट्स पे जो डेप्रीशिएशन का अमाउंट है, हाँ जी बेटा, वो 1 लाख रुपये। 1 लाख रुपये बेटा डेप्रीशिएशन लेस हो गया, तो ये क्या बचा? इसको बेटा क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे अर्निंग, अर्निंग बिफोर टैक्स।
अब अर्निंग बिफोर टैक्स में से बेटा टैक्स अगर मैं माइनस कर दूं, ये अर्निंग बिफोर टैक्स बट आफ्टर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद बट टैक्स लगाने से पहले। अब इसमें से आप बेटा टैक्स लेस करोगे, ठीक है। टैक्स का रेट मैं अज्यूम कर रहा हूँ, सपोज करो आपका टैक्स का रेट है 50%, तो 4.5 लाख रुपए बेटा टैक्स चला गया गवर्नमेंट के पास। तो आपके पास 4.5 लाख रुपए का अर्निंग आफ्टर टैक्स आ गया, अर्निंग आफ्टर डेप्रीसिएशन एंड टैक्स, इसको अर्निंग आफ्टर टैक्स हम बोलते थे। जबकि वास्तव में ये देखो 1 लाख रुपए जो डेप्रीसिएशन के आपने बेटा खर्चे के रूप में घटाए हैं, क्या इससे कैश का आउटफ्लो हुआ? डेप्रीसिएशन कैसा खर्चा है बताओ? डेप्रीसिएशन कैश एक्सपेंस है या नॉन कैश है? डेप्रीसिएशन बेटा बिजनेस का कैसा एक्सपेंस है? नॉन कैश एक्सपेंस है। और जब आप कोई नॉन कैश एक्सपेंस दिखाओगे तो उससे कैश का आउटफ्लो तो बेटा होना नहीं है। तो इसका मतलब ये 1 लाख रुपए आपके बिजनेस के अंदर मौजूद हैं, आपने खर्चा तो दिखा दिया बट ये 1 लाख रुपए आपने वास्तव में किसी को दिया थोड़ी है। तो 1 लाख रुपए बेटा यहाँ पे जोड़ देते हैं, ठीक है। 1 लाख रुपए बेटा मैंने जोड़ दिया, तो वास्तव में मेरे पास कितने का कैश प्रॉफिट अवेलेबल है? मेरे पास 5.5 लाख रुपए का कैश प्रॉफिट। इसको बेटा मैंने क्या किया, ऐड डेप्रीसिएशन ऐड कर दिया, तो ये मेरा आ गया कैश प्रॉफिट, ठीक है। कैश प्रॉफिट बेटा आ गया अवेलेबल। अच्छा अब देखिए, अब मैं ले रहा हूँ, मान लीजिए फिर से मैं ले रहा हूँ, मान लीजिए मेरा अर्निंग बिफोर डेप्रीसिएशन एंड टैक्स 10 लाख है। डेप्रीसिएशन बेटा नहीं है, नील। मान लीजिए डेप्रीसिएशन नहीं है, नील, तो बेटा 10 लाख रुपए हो गए। 10 लाख क्या है अर्निंग बिफोर टैक्स। अब इसके ऊपर टैक्स आप लगाओगे 50%, 5 लाख रुपए बेटा आपने गवर्नमेंट को दे दिए, ठीक है। पहले 4.5 लाख रुपए गवर्नमेंट को देने पड़ रहे थे, अब 5 लाख। इसका मतलब क्या हुआ, डेप्रीशिएशन की वजह से, डेप्रीशिएशन की वजह से बेटा टैक्स आपको कम पे करना पड़ता है। पहले मैं 4.5 लाख का टैक्स पे कर रहा था, अब 5 लाख का टैक्स पे कर रहा हूँ। क्यों पे कर रहा हूँ? अब डेप्रीशिएशन नहीं है, डेप्रीशिएशन की वजह से मेरी टैक्स लायबिलिटी क्या हो गई थी, कम। तो यही मैंने लिखा, हायर डेप्रीशिएशन होगा, प्रॉफिट कम। प्रॉफिट तो हाँ जी बेटा, हायर डेप्रीशिएशन से प्रॉफिट क्या हो जाते हैं, कम। प्रॉफिट तो बेटा देखो, अगर प्रॉफिट का मतलब ये देखो, प्रॉफिट तो कम है नो डाउट, बट टैक्स तो कम पे करना पड़ा ना। देखो लोअर टैक्सेस, हाँ जी बेटा सुनो जी, यहाँ पे टैक्स क्या हो गया, लोअर। तो यहाँ 5 लाख का टैक्स पे कर रहे हो, यहाँ 4.5 लाख का पे कर रहे हो। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन की वजह से 50,000 रुपये का आपका कैश आउटफ्लो बेटा क्या हो रहा है, सेव हो रहा है। तो यहाँ पे ये बेटा हमारा अर्निंग आफ्टर टैक्स आ गया, और यही हमारा कैश प्रॉफिट भी है। यही बेटा हमारा कैश प्रॉफिट भी यही होगा, क्योंकि यहाँ डेप्रीशिएशन तो नील है, ऐड डेप्रीशिएशन नील करोगे तो कैश प्रॉफिट 5 लाख। अब ध्यान से सुनो, एक तो मेरे पास 5 लाख रुपए अवेलेबल हो कैश प्रॉफिट के रूप में, एक मेरे पास 5.5 लाख रुपए अवेलेबल हो। तो यहाँ पे बेटा कैश प्रॉफिट ज़्यादा अवेलेबल है, यानी कि यहाँ पे वर्किंग कैपिटल के लिए जो कंट्रीब्यूशन है, हायर कंट्रीब्यूशन, वो मेरे पास ज़्यादा अवेलेबल है। हाँ जी बेटा, यहाँ कंट्रीब्यूट करने के लिए मेरे पास 5.5 लाख रुपए हैं। जबकि अगर डेप्रीशिएशन ना हो तो उस केस में आपके पास 5 लाख रुपए का कैश है बिजनेस में, ठीक है। आई थिंक सभी को समझ में आ गया बेटा ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बेटा फटाफट से करते हैं प्रॉफिट मार्जिन। हाँ जी बेटा, अगर आपने प्रॉफिट का मार्जिन ज़्यादा रखा हुआ है बिजनेस में, ठीक है, एक तो प्रॉफिट का मार्जिन बेटा आपका 10% हो, एक 20%, तो उस केस में क्या होगा बताओ, हायर रेट ऑफ मार्जिन से आपके प्रॉफिट बढ़ेंगे। सिंपल सी बात है, जो बिजनेसमैन ज़्यादा मार्जिन पे गुड्स को सेल करेगा उसके प्रॉफिट भी ज़्यादा होंगे। प्रॉफिट ज़्यादा होंगे तो आपके पास वर्किंग कैपिटल के लिए ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। वर्किंग कैपिटल पे बेटा आपको बाहर से पैसा अरेंज करने की जरूरत नहीं है, तो मोर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स वर्किंग कैपिटल, ठीक है। आपके जो इंटरनल रिसोर्सेज हैं, आपके जो कैश प्रॉफिट्स हैं, वही आपकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर देंगे। मींस आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को पेमेंट करने में, आपकी स्टॉक में, इन्वेंट्री में जो आपने इन्वेस्टमेंट करनी है उसमें आपको बेटा कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ये हमारा पॉइंट हो गया 12th। 13 पॉइंट पे आ जाते हैं, इंपोर्ट पॉलिसी। हाँ जी बेटा, इंपोर्ट पॉलिसी का मतलब बेटा क्या है, सुनो ध्यान से।
कई बार ऐसा होता है कि हमें अपने बिजनेस के लिए जो गुड्स खरीदनी है या रॉ मटेरियल खरीदना है बेटा, वो फॉरेन कंट्री से खरीदना है, ठीक है। अब फॉरेन कंट्री से अगर हमने रॉ मटेरियल खरीदना हो, तो उस केस में फॉरेन कंट्री से बेटा खरीदने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ध्यान से सुनो, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। हाँ जी, जी बेटा, उसमें क्या होगा, आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, हाँ जी बेटा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपकी ज़्यादा लगती है। हाँ जी बेटा, तो उस केस में क्या होगा, आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को आप मिनिमाइज करना चाहोगे, क्योंकि विदेश से माल मंगवाने में बेटा ट्रांसपोर्ट का खर्चा ज़्यादा आता है। और आप ये भी चाहोगे कि ज़्यादा माल का ऑर्डर दिया जाए ताकि ट्रेड डिस्काउंट मिल सके। अगर आप कम ऑर्डर देते हो तो कम ऑर्डर मिल देने पे बेटा ट्रेड डिस्काउंट नहीं मिलेगा, ज़्यादा बड़ा ऑर्डर दोगे तो ट्रेड डिस्काउंट भी अवेलेबल होगा। तो उस केस में आपको बेटा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होगी, ज़्यादा, क्योंकि आपको ज़्यादा स्टॉक मंगवाना है, ज़्यादा इन्वेंट्री खरीदनी है, ठीक है। ज़्यादा इन्वेंट्री खरीदने के लिए बेटा आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है। तो उस केस में हाँ जी बेटा, बल्क परचेज फ्रॉम सप्लायर, तो मोर इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री के अंदर बेटा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि आप बड़ा ऑर्डर देना चाहते हो। किस पर्पज़ के लिए, किसको रिड्यूस करने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और ट्रेड डिस्काउंट अवेल करने के लिए। तो आपकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बेटा क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। एंड वाइस वर्सा बेटा, इसका उल्टा भी हो सकता है अगर आप, हाँ जी बेटा, अब आ जाइए। हाँ जी बेटा, इन्वेंट्री पॉलिसी। हाँ जी बेटा, ध्यान से सुनिए, इन्वेंट्री पॉलिसी बेटा क्या है। इन्वेंट्री पॉलिसी बेटा, आपके बिजनेस के अंदर जो आप रॉ मटेरियल यूज़ करते हो, हाँ जी बेटा, ध्यान से सुनिए, जो रॉ मटेरियल आप इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है, वो रॉ मटेरियल यदि आप उसकी कंजम्पशन फास्टली कर रहे हो, आपकी प्रोसेसिंग स्पीड ज़्यादा है, सेलिंग स्पीड, फिनिश्ड गुड की सेलिंग स्पीड भी ज़्यादा है, आपका रॉ मटेरियल जल्दी कंज्यूम हो जाता है, मीन्स आपकी प्रोसेसिंग फास्ट है, और आपका स्टॉक सेल भी जल्दी हो जाता है, ठीक है, क्योंकि आपके प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड ज़्यादा है। तो मीन्स उस केस में क्या होगा, जब ये सारी चीज़ें होंगी, सेलिंग स्पीड ज़्यादा होगी, तो आपका इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड बेटा कम होगा, आपका इन्वेंट्री स्टोरेज पीरियड कम होगा। और इन्वेंट्री स्टोरेज पीरियड बेटा अगर कम होगा, ठीक है, तो उस केस में वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी कम होगी। सिंपल सी बात है, इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड कम होने से, इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड का मतलब रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड, आर डब्ल्यू एंड किसकी बात हो रही है बेटा, जी, एफ। आर का मतलब रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड, वर्क इन प्रोग्रेस होल्डिंग पीरियड, फिनिश्ड होल्डिंग, ये तीनों पीरियड अगर आपके सपोज करो कम हो जाए, तो ऑपरेटिंग साइकिल भी कम हो जाएगा और वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी कम हो जाएगी, ठीक है। और यदि आपकी सेलिंग स्पीड स्लो है, प्रोसेसिंग स्पीड स्लो है, ठीक है, आपका जो रॉ मटेरियल है वो फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट होने में कई कई दिन लगा देते हो, आपका फिनिश्ड गुड तैयार होने के बाद उसको सेल करने में भी बेटा आपका टाइम ज़्यादा लगता है, मीन्स आपकी इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड ज़्यादा है, तो उस केस में ऑपरेटिंग साइकिल भी ज़्यादा होगा और वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बेटा ज़्यादा होगी, ठीक है। इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड बेटा मैंने बताया था किस पे डिपेंड करता है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो पे। स्टॉक टर्नओवर रेशियो जब ज़्यादा होता है, वो आपकी सेलिंग स्पीड को बताता है। स्टॉक टर्नओवर रेशियो ज़्यादा होने का मतलब आपका रॉ मटेरियल जल्दी कंज्यूम हो रहा है, आपकी सेलिंग स्पीड भी ज़्यादा है, तो इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड ऑटोमेटिकली कम हो जाए, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट है कंडीशंस ऑफ सप्लाई। ध्यान से सुनिएगा, कंडीशन ऑफ सप्लाई का मतलब बेटा क्या है। सप्लाई का मतलब बेटा यहाँ पर किस चीज़ से है, सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, जो आपको अपने बिजनेस के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, या स्पेयर पार्ट्स चाहिए, या स्टोर्स का सामान चाहिए, ठीक है, ये सप्लाई में आता है। रॉ मटेरियल, स्पेयर पार्ट और स्टोर की जो सप्लाई है, यदि सप्लाई रेगुलर है, यदि बेटा आपकी सप्लाई क्या है, रेगुलर, जो आपको रॉ मटेरियल चाहिए, स्पेयर पार्ट चाहिए, स्टोर जब भी आपको चाहिए होता है, इजीली मार्केट में अवेलेबल है, उसकी सप्लाई इजीली अवेलेबल है। देखो पहला मैंने लिखा रेगुलर एंड एडिक्वेट सप्लाई। आप एक बात बताओ,
अगर रॉ मटेरियल या स्पेयर पार्ट इजीली मार्केट में अवेलेबल होंगे, जो चीज़ इजीली मार्केट में अवेलेबल हो, क्या उसको हम स्टॉक करके रखते हैं? नहीं रखते ना, या कम स्टॉक खरीदते हैं तो कम खरीदेंगे। तो स्मॉल स्मॉल इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड इन स्टॉक, तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी स्मॉल होगी। ठीक है। हाँ, जिस चीज़ का मुझे पता है कि इसकी शॉर्टेज चल रही है, इसकी सप्लाई इरेटिक है, इरेटिक का मतलब इरेगुलर। ठीक है, मान लीजिए मेरे को किसी ऐसे रॉ मटेरियल की ज़रूरत है जो बेटा मुझे विदेश से मंगवाना है। ठीक है, वैसे तो उसकी सप्लाई रेगुलर है, मैं कभी भी खरीद सकता हूँ, मिल जाता है। बट अभी कोविड का पीरियड चल रहा है, सरकार ने लॉकडाउन लगाया हुआ है, फ्लाइट्स बंद हैं। ठीक है, तो उस केस में हो सकता है कि मेरे को जो रॉ मटेरियल चाहिए या मेरे को जो फिनिश्ड गुड चाहिए, उसकी सप्लाई इरेगुलर हो, या मेरा कुछ सामान चाइना से आता है और चाइना के साथ हमारे रिलेशन अच्छे नहीं चल रहे, उस केस में भी मेरी सब तो ऐसी सिचुएशन के केस में अगर हमें लगता है कि हमारे पास जो सप्लाई है वो इरेगुलर है, कभी तो अवेलेबल है कोई चीज़ मार्केट में, कोई नहीं है। ठीक है, तो उस केस में हमें ज़्यादा स्टॉक रखना पड़ेगा। ठीक है, आज की डेट में हमें पता है ऑक्सीजन सिलेंडर की सप्लाई कम है, या आज की डेट में हमें पता है रेमडेसिविर इंजेक्शन की सप्लाई कम है, तो कई बार हम अपनी सेफ्टी के लिए हो सकता है उसका लार्जर स्टॉक मेंटेन करना शुरू कर दें। हालांकि ये सही नहीं है, ठीक है ना, बट फिर भी मैं एक कंपैरिजन कर रहा हूँ। बिजनेस में यदि आप ऐसा करते हैं लार्ज स्टॉक, तो आपको लार्ज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो उस केस में लार्जर था साइज ऑफ वर्किंग कैपिटल का बेटा जो साइज है वो ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको स्टॉक के अंदर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अब बेटा आ जाओ मार्केट कंडीशंस। चलो जी, मार्केट कंडीशंस की अगर मैं बात करूं, मार्केट कंडीशन का मतलब बेटा डिग्री ऑफ कंपटीशन। फॉर एग्जांपल मैंने लिया डिग्री ऑफ कंपटीशन। ठीक है, कंपटीशन की वजह से कई बार बेटा हमें कुछ काम मजबूरी में करने पड़ते हैं, जो काम आप करने के इच्छुक नहीं भी हो तो भी आपको कंपटीशन मजबूर कर देगा, आपका कॉम्पिटिटर मजबूर कर देगा वो काम करने को। जैसे उधार माल बेचना, आप वैसे तो उधार माल बेचना पसंद नहीं करते, बट आपका कॉम्पिटिटर बेच रहा है, उसकी सेल बढ़ गई क्योंकि कस्टमर उसके पास ज़्यादा होंगे। उधार माल बेच रहा है, जो उधार माल बेचेगा उसके कस्टमर ज़्यादा होंगे और आपके कस्टमर की संख्या कम है, तो फिर आप कुछ सोचोगे कि मुझे भी अपने कस्टमर की संख्या बढ़ानी है। तो आप क्या करोगे, आप अपनी क्रेडिट टर्म्स, उधार माल बेचने की जो नीति है उसको क्या कर दोगे, उधार कर दोगे। पहले आपने कौन सी नीति अपनाई हुई थी, कठोर नीति अपनाई हुई थी, आप कुछ सिलेक्टेड कस्टमर को ही माल बेचते थे। अब आप सभी के लिए आपने गेट खोल दिया, ऑल कस्टमर्स आर वेलकम फॉर क्रेडिट, कोई भी कस्टमर आ सकता है उधार माल बेचने के लिए। सिर्फ और सिर्फ आपका पर्पज़ क्या है, आपके कॉम्पिटिटर से आपको आगे निकलना है। तो कई बार कंपटीशन मजबूर कर देता है कुछ चीज़ों को अडॉप्ट करने, तो उस केस में आपकी डेटर्स के अंदर पैसा ब्लॉक हो जाएगा। ज़्यादा क्रेडिट सेल करने से बेटा डेटर्स के अंदर पैसा क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। और साथ में बैड डेट्स की जो संभावना है, हाँ जी बेटा, पॉसिबिलिटी ऑफ बैड डेट्स, सिंपल सी बात है, हाँ जी बेटा, पॉसिबिलिटी ऑफ बैड डेट्स भी बढ़ जाएगी। जब आप अपने डेटर्स में इन्वेस्टमेंट करते हो, डेटर्स के अंदर आपका पैसा ब्लॉक कर दिया, यानी कि ज़्यादा क्रेडिट सेल कर दी, तो बैड डेट्स की संभावनाएं भी बढ़ जाएंगी। ठीक है, तो उस केस में आपकी प्रॉफिटेबिलिटी भी कम हो जाएगी। बैड डेट्स ज़्यादा होने का मतलब आपके प्रॉफिट पे इफेक्ट पड़ेगा, नेगेटिव इफेक्ट। तो कहने का मतलब एक तरफ तो आपका डेटर्स में पैसा ब्लॉक हो गया, दूसरी तरफ आपके प्रॉफिट कम हो गए। सिंपल सी बात सोचो, एक तो आपका पैसा ब्लॉक हो जाए डेटर में और दूसरी तरफ आपके प्रॉफिट भी कम हो जाए। प्रॉफिट कम होने का सिर्फ अकेला यही रीज़न नहीं है। डेटर्स में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो, जब आप ज़्यादा क्रेडिट सेल करते हो, डेटर आपके जब आपके बढ़ते हैं तो बैड डेट्स की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी और भी खर्चे बढ़ेंगे। आपका अकाउंटिंग का खर्चा बढ़ेगा। अगर आप कैश सेल करते हो तो अकाउंटिंग की जरूरत ही नहीं है, क्रेडिट सेल में अकाउंटिंग वर्क ज़्यादा होगा, आपको एक क्लर्क ज़्यादा रखना पड़ेगा। ठीक है, उसकी सैलरी देनी पड़ेगी, उसके खर्चे बढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा और क्या हो सकता है, जब आप क्रेडिट सेल करते हो तो बेटा आपको कलेक्शन पे भी पैसा खर्च करना पड़ेगा। आपको अपने कलेक्शन करने के लिए कस्टमर के बाद रिमाइंडर भेजने पड़ेंगे।
रिमाइंडर भेजने पड़ेंगे, उनको व्हाट्सएप करना पड़ेगा, मेल करना पड़ेगा, फिर भी यदि वो आपकी पेमेंट नहीं करता है तो उसके घर भी जाकर आना पड़ेगा पेमेंट मांगने के लिए, तो खर्चे बढ़ेंगे। अल्टीमेटली आपके बिजनेस के खर्चे बढ़ेंगे, दैट विल अफेक्ट योर प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है, एक तरफ से तो बेटा आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी भी सही, क्योंकि आपने डेटर्स, जब आप क्रेडिट सेल, आपकी सेल बढ़ भी तो रही है ना, तो कहने का मतलब आपके, अगर हम उसको दूसरे तरीके से देखें, खर्चों बढ़ने की वजह से आपकी प्रॉफिटेबिलिटी पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। एक तरफ तो बेटा देखो डेटर्स, जब आप क्रेडिट सेल करते हो आपके सेल बढ़ेगी तो प्रॉफिट बढ़ेंगे। दूसरी बात, इन चीज़ों की वजह से प्रॉफिटेबिलिटी कम भी हो सकती है, बट अगर किसी काम को करने में, हाँ जी बेटा सुनो ध्यान से, अगर किसी काम को करने में मेरे को 100 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है और नुकसान 20 रुपये का हो रहा है, किसी काम को करने में, उधार माल बेचने में अगर मेरे को 100 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे हैं प्रॉफिट के और 20 रुपये मेरे डूब भी रहे हैं, तो भी मेरे को 80 रुपये का फ़ायदा तो है। ठीक है, तो हमें वो काम कर देना चाहिए। हाँ जी बेटा, तो इस केस में वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बेटा ज़्यादा होगी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। हाँ जी बेटा, बस होने वाला है बेटा, आज लेक्चर लेंथी हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट बेटा क्या है, इफ़ इमीडिएट डिलीवरी इज़ टू बी गिवन, यदि हमने अपने कस्टमर को तुरंत माल देना है। कई बार हमारे जो कस्टमर हैं, पेट कस्टमर, वो हमें ऑर्डर दे देते हैं और हमें उस ऑर्डर की सप्लाई भी तुरंत देनी है। एक बिजनेसमैन के पास ऑर्डर आ गया किसी चीज़ की डिलीवरी का 1000 यूनिट का, रूटीन में वो 200 यूनिट बनाता है। ठीक है, डिलीवरी आई है, ऑर्डर आया हुआ है 1000 यूनिट का, और देना भी ज़रूरी है। ठीक है जी, अदरवाइज़ वो आपके कंपटीटर के पास चला जाएगा। तो अपने कंपटीशन को डिफीट करने के लिए, अपने कॉम्पिटिटर को डिफीट करने के लिए आपने क्या किया, आपने बेटा उसका ऑर्डर ले लिया। अब ऑर्डर ले लिया, अब उसको पूरा भी तो करना है ना, तो पूरा करने के लिए आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी स्टॉक में, रॉ मटेरियल आपको ज़्यादा खरीदना पड़ेगा। ठीक है, रॉ मटेरियल बेटा ज़्यादा खरीदने के लिए आपको स्टॉक के अंदर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी है, तो नो डाउट आपको उसके लिए पैसा भी चाहिए। ठीक है, तो उस केस में आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और लास्ट है बेटा सम अदर फैक्टर्स, नेचर ऑफ इन्वेंट्री। हाँ जी बेटा, ऑपरेटिंग साइकिल तो हम कर चुके हैं। नेचर ऑफ इन्वेंट्री का मतलब बेटा, अगर आप जिस चीज़ में डील करते हो, या आपका जो रॉ मटेरियल है, सपोज करो वो पेरिशेबल नेचर का है, आप जो रॉ मटेरियल यूज़ करते हो वो जल्दी ख़राब होने वाला है, तो उस केस में क्या आप उसका ज़्यादा स्टॉक मेंटेन करके रख सकते हो? नहीं कर सकते ना, क्योंकि अगर ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदोगे तो ख़राब हो जाएगा। तो उस केस में आपको कम क्वांटिटी में ही रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा, उसके लिए कम इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो आपकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए आपकी जूस की दुकान है। अब जूस की दुकान में आपको जूस के लिए फ्रूट चाहिए, जूस निकालने के लिए फ्रूट चाहिए। अब फ्रूट कैसा है, पेरिशेबल नेचर है, जल्दी खराब होने वाला है, तो आप क्या, फ्रूट ऐसा थोड़ी है कि आप 10 दिन का फ्रूट इकट्ठा ला के खरीद लोगे। ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है, तो आपको थोड़ी क्वांटिटी में खरीदना पड़ेगा, तो उसके लिए थोड़े अमाउंट की ज़रूरत है, लो इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, तो आपकी वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत कम है। ठीक है, तो जबकि यदि आपकी इन्वेंट्री ऐसी है, ड्यूरेबल है, ठीक है, तो उस केस में आप ज़्यादा चीज़ का, ज़्यादा माल का स्टॉक करके रखना चाहोगे, उस केस में आपकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होगी। ऑपरेटिंग साइकिल हम कर चुके हैं। बैंकिंग फैसिलिटी, हाँ जी बेटा, अगर आपको क्रेडिट फैसिलिटी, बैंकिंग फैसिलिटी की बजाय क्रेडिट फैसिलिटी की बात कर लेते हैं। यदि आपको ये लगता है, देखो एक कंपनी है, दो कंपनियों का मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ, दो कंपनीज का। एक कंपनी को बैंकिंग फैसिलिटीज ईजिली अवेलेबल है। ठीक है, एक बिजनेसमैन ऐसा है जिसको जब भी पैसे की जरूरत है, बैंक उसको लोन देने के लिए तैयार बैठा है, बैंक उसके पीछे पीछे घूम रहा है, भाई लोन ले लो। ठीक है, इसका मतलब उसकी बैंकिंग फैसिलिटी अच्छी है, उसकी क्रेडिट वर्दीनेस अच्छी है, उसकी मार्केट में साख अच्छी है, गुडविल अच्छी है, जिसकी वजह से बैंक उसको लोन देने के लिए रेडी है। तो उसकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट, उसको बेटा कम अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल भी वो रख सकता है, क्योंकि उसको पता है अगर मेरे को ज़रूरत पड़ती भी है अगर इमरजेंसी में, तो ईजिली वो बैंक से अरेंज कर लेगा। ठीक है, और एक कस्टमर ऐसा है
जिसके पास बैंकिंग फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि उसकी मार्केट में गुडविल नहीं है, ठीक है? जिस बंदे की मार्केट में गुडविल नहीं होगी, वो लोगों के पैसे ही नहीं देता, तो क्या लोगों को उसका स्वभाव पता लग चुका है, तो क्या फ्यूचर में लोग वो जब उसको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी उस बिज़नेसमैन को देंगे? क्या बैंक उसको लोन देगा? नहीं देगा। तो इसका मतलब ऐसे बिज़नेसमैन को अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री रन करनी है, तो उसको बेटा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत ज़्यादा होगी, ठीक है? क्योंकि उसको सारा अपने लेवल से ही अरेंज करना है, अपनी पॉकेट से ही अरेंज करना है, बैंकिंग फैसिलिटीज़ उसके लिए नहीं है, ठीक है? तो काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं। और डिविडेंड पॉलिसी, किसी कंपनी की बेटा जो डिविडेंड पॉलिसी है, डिविडेंड पॉलिसी क्या होती है बेसिकली? डिविडेंड पॉलिसी का मतलब क्या होता है? आप बिजनेस के अंदर जो प्रॉफिट अर्न करते हो, अर्निंग आफ्टर टैक्स, जो आपके बिजनेस के टैक्स हैं, और सॉरी प्रॉफिट्स आफ्टर टैक्स हैं, उसको बेटा या तो आप बांट देते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो, या फिर आप उसको क्या कर लेते हो, रिटेन, ठीक है? किसी भी बिजनेस के प्रॉफिट को या तो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या फिर रिटेन करते हैं, या कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, कुछ रिटेन कर देते हैं। तो जो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन और रिटेंशन, रिटेन का मतलब होता है रिजर्व, रिजर्व में पैसा डालना, रिटेन्ड अर्निंग, और एक होता है डिस्ट्रीब्यूटेड अर्निंग। डिस्ट्रीब्यूटेड अर्निंग को बेटा क्या बोलते हैं? डिविडेंड, ठीक है? डिविडेंड बांटने के लिए कंपनी एक रेशियो निकालती है जिसको डीपी रेशियो बोलते हैं, डिविडेंड पे आउट रेशियो, कि कंपनी को अपनी अर्निंग का कितने परसेंट शेयर होल्डर में डिविडेंड बांटना चाहिए। और रिटेंशन रेशियो होता है कंपनी को अपनी अर्निंग का कितना पोर्शन रिजर्व में डालना चाहिए। अब ध्यान से सुनिएगा, जो कंपनी डिविडेंड पे आउट रेशियो जिसका ज़्यादा होगा, जो कंपनी अपनी अर्निंग का मैक्सिमम पार्ट शेयर होल्डर में बांट देगी डिविडेंड के रूप में, ऑटोमेटिकली उसके रिजर्व क्या होंगे? रिटेन्ड अर्निंग उसकी कम होगी, रिजर्व में कम पैसा है, ठीक है? रिटेन्ड अर्निंग कम होने से उस कंपनी के पास जो कैश रिसोर्सेज हैं, क्योंकि कंपनी ने अपनी अर्निंग का मेजर पोर्शन तो शेयर होल्डर में बांट दिया, तो कैश रिसोर्सेज की बेटा उसके पास शॉर्टेज रहेगी। कैश रिसोर्सेज की शॉर्टेज रहेगी तो वर्किंग कैपिटल पे प्रेशर बढ़ेगा, उसको अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के लिए कहीं ना कहीं से पैसा अरेंज करना पड़ेगा, तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, ठीक है? दूसरी तरफ अगर कोई कंपनी, इसको बेटा बोलते हैं लिबरल डिविडेंड पॉलिसी, लिबरल, लिबरल का मतलब उदार नीति शेयर होल्डर के प्रति, जब कंपनी शेयर होल्डर के प्रति उदार नहीं, और स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्ट डिविडेंड पॉलिसी क्या होती है? जब कंपनी अपने शेयर होल्डर में कम डिविडेंड बांटे, ठीक है? जब कोई कंपनी अपने शेयर होल्डर में कम डिविडेंड बांटेगी, मींस उस कंपनी ने अपने प्रॉफिट का मैक्सिमम पार्ट क्या कर दिया? रिजर्व में डाल दिया। तो उस कंपनी के बेटा जो रिसोर्सेज थे, कैश रिसोर्सेज, हाँ जी बेटा बताओ, वो ज़्यादा होंगे उसके पास, क्योंकि उस कंपनी ने डिविडेंड तो कम बांटा है, डिविडेंड कम बांटा है, रिजर्व में ज़्यादा, तो कैश रिसोर्सेज उसके पास ज़्यादा अवेलेबल है, तो वर्किंग कैपिटल की बेटा जो उसकी रिक्वायरमेंट है कम होगी, क्योंकि वो कंपनी अपनी वर्किंग कैपिटल की जो फाइनेंसिंग है वो कहाँ से कर सकती है? अपने इंटरनल रिसोर्सेज से, ठीक है बेटा? तो ये बेटा कुछ फैक्टर्स और भी हैं, और भी बेटा हो सकते हैं, दिस इज नॉट द एग्जॉस्टिव लिस्ट, बाकी कुछ आप भी सोच सकते हो फैक्टर्स। तो आज की क्लास को बेटा यहीं ओवर करते हैं, थैंक यू सो मच।